द रॉयल्स एक नेटफ्लिक्स की इंडियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है जो 9 मई 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस सीरीज़ का निर्देशन प्रियंका घोषे और नूपुर आस्था ने किया है और इसे रंगीता प्रस्तुमानेडी और इशिता प्रीतिशा नेंदी ने क्रिएट किया है। लीड एक्टर्स में ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी ड्रामा जेनर रोम कॉम की वेब सीरीज़ है। इसमें रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जो एक डिसफंक्शनल रॉयल फैमिली और एक एम्बिशियस स्टार्टअप सीईओ के बीच की कहानी को एक्सप्लोर करती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये एक मॉडर्न डे इंडियन रॉयल फैमिली की कहानी है जो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण अपने महल को होटल में बदल देती है। यहाँ एक ट्रेडिशनल राजकुमार और एक सेल्फ मेड सीईओ के बीच रोमांस होता है। शो में रॉयल लेगेसी, मॉडर्न रिलेशनशिप्स और सोशल स्टेयर्स का फ्रेश ब्लेंड है जो इसे अलग और इंगेजिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए रॉयल एस्थेटिक्स, ग्लैमरस विजुअल्स और ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री ने कई व्यूअर्स को प्रभावित किया। कुछ लोगों ने इसे ब्रिजरटोन मीट्स बॉलीवुड का टैग दिया जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न एलिमेंट्स का फ्यूजन दिखाता है। कुछ नेटिजन्स ने ट्रेलर को नादानिया 2.0 जैसे फ्लॉप शो से कंपेयर किया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ब्रिजरटोन से तुलना करने पर विरोध व्यक्त किया। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल क्यूरियोसिटी और बज़ तो क्रिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे ओवरहाइप्ड और अंडरवेलमिंग भी बताया। इसके बावजूद शो ने रिलीज़ के बाद हाई व्यूअरशिप नंबर्स अचीव किए जो कि ट्रेलर का प्रभाव का प्रमाण है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक काल्पनिक राज्य मोरपुर के रॉयल पैलेस से होती है जहां एक वंस ग्लोरियस रॉयल फैमिली अब फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही होती है। उनका शशि महल अब एक बर्डन बन चुका है और उनकी ज़िंदगी का रॉयल स्टेटस सिर्फ नाम का रह गया है। ओपनिंग सीन में हमें देखने को मिलता है कि विजुअल स्टनिंग महल लेकिन जिसमें कहानी कहीं कहीं टूट का उदासी और मजबूरी छुपी होती है। राजमाता भाग्यश्री देवी, जीनत अमन और महारानी पद्मावती सिंह, साक्षी तन्वर जैसे कैरेक्टर्स की एंट्री के साथ ही पता चलता है कि ये रॉयल फैमिली अंदर से कितनी डिसफंक्शनल और डिवाइडेड है। फिर होती है प्रिंस अविराज फिजी सिंह, ईशान खट्टर की एनर्जेटिक और मॉडर्न एंट्री जो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस और अपनी खुद की आइडेंटिटी के बीच जूझ रहा है। कहानी का शुरुआत मेन टोन लाइट हार्टेड और स्टैटिकल होता है, लेकिन बैकग्राउंड में इमोशनल डेप्थ और क्लास कॉन्ट्रास्ट का एक लेयर छुपा होता है। ऑडियंस को शुरू से ही ये महसूस होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी रोम कॉम नहीं बल्कि एक कंटेम्प्रेरी स्टायर है जो रॉयल लेगेसी और मॉडर्न वैल्यूज़ के बीच का टग ऑफ वॉर दिखाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले तो ये लगता है कि फैमिली सिर्फ बजट कट कर रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि महल को गिरवी रख दिया गया है और उनके पास सिर्फ महीने भर का पैसा बचा है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को झटका देता है और रॉयल ग्लैमर के नीचे एक डेस्परेट स्ट्रगल्स फॉर सर्वाइवल छुपा होता है। दूसरा, सोफिया भूमि पेडनेकर एक सेल्फ मेड सीईओ और पावरफुल वुमन के रूप में आती हैं, लेकिन एक पॉइंट पर पता चलता है कि उसका इनिशियल इंटरेस्ट पैलेस और प्रिंस फिजी में नहीं बल्कि बिजनेस टेकओवर में था। तीसरा, स्टोरी में एक शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब फिजी को पता चलता है कि वो राजकुमार नहीं बल्कि एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। इस ट्विस्ट से उसकी आइडेंटिटी, लेगेसी और पैलेस इन द रॉयल फैमिली सब कुछ सीख हो जाता है। चौथा, जब सक्सेशन की बात होती है तो ट्विस्ट ये होता है कि रॉयल ब्लड लाइन का असली वारिस कोई और है जिसे रॉयल फैमिली ने ईयर्स से छुपाया हुआ था। पांचवा, फिजी और सोफिया का रोमांस के बीच एक और कैरेक्टर का एंट्री होता है जो सोफिया के पास से जुड़े होती है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पैलेस में एक मैसिव कॉम्पिटिशन होता है। प्रिंस फिजी, ईशान खट्टर, सोफिया भूमि पेडनेकर, राजमाता जीनत अमन और महारानी पद्मावती साक्षी तन्वर के बीच। फिजी को फाइनली पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है और उसका पूरा लाइफ एक इल्यूजन रहा है। उसका रॉयल आइडेंटिटी टूट जाता है और वो इमोशनली कोलैप्स करता है।
सोफिया भी कॉन्फेस करती है कि उसने इनिशियली पैलेस का बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन अब वो फिजी से जनरली प्यार करती है। कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक अगर 24 घंटे में डिवेटर रिपेयर नहीं होता तो पैलेस बैंक के नाम हो जाएगा। फैमिली के सभी लोग एक बार तो गिव अप कर देते हैं और महल के हर हार खोने में उदासी और गिल्ट छा जाती है। लेकिन फिजी एक बोल्ड डिसीजन लेता है अपनी पहचान बनाने का, बिना रॉयल टाइटल के। फिजी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जहां वो एक्सेप्ट करता है कि वो रॉयल ब्लड से नहीं, पर वो अनाउंस करता है कि रॉयल होना सिर्फ खून से नहीं, नीयत का सवाल है, और वो पैलेस को पब्लिक हेरिटेज स्पेस में कन्वर्ट करेगा। ये मोमेंट ऑडियंस के इमोशनली कैथरिक होता है और एक आदमी अपनी लेगेसी खुद लिखता है बिना प्रिविलेज के। सोफिया एक फाइनल ट्विस्ट के साथ वापस आती है, लेकिन अब किसी इन्वेस्टर या सीईओ के रूप में नहीं, एक पार्टनर के रूप में। पैलेस अब एक कल्चर और हॉस्पिटैलिटी हब बन चुका है जहां लोग रॉयल हिस्ट्री के साथ लोकल टैलेंट, आर्ट और इमोशन से जुड़ते हैं। फिजी के कैरेक्टर आर्क से ये मैसेज मिलता है कि खून से ज़्यादा कर्म इम्पोर्टेंट है। रॉयल होना एक लेबल नहीं, एक जिम्मेदारी है और वो कोई भी उठा सकता है। सोफिया और फिजी का रिलेशनशिप रॉयल स्टेटस से शुरू हुआ था, पर एंड होता है वो एक ऑनेस्ट फ्लैलोड ह्यूमन कनेक्शन बन गया जहां उन्होंने अपने सच को साथ खड़े रहे। ओवरऑल फिजी का आइडेंटिटी क्राइसिस और सेल्फ डिस्कवरी का सफ़र बताता है कि असली राजकुमार वही होता है जो लोगों का दर्द समझे और ना कि जो सिर्फ ताज पहने। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो प्रिंस अविराज, फिजी सिंह ईशान खट्टर, एक मॉडर्न डे इंडियन प्रिंस जो रॉयल लेगेसी और पर्सनल आइडेंटिटी के बीच फंसा हुआ है। चार्मिंग, फन लविंग, थोड़ा केयरलेस लगने वाला, लेकिन अंदर से सेंसिटिव और थॉटफुल। पहले अपनी रॉयल इमेज को बचाना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका फोकस अपनी असली पहचान और पर्पसफुल लाइफ बन जाता है। हीरोइन सोफिया कनमनी शेखर, भूमि पेडनेकर, एक सेल्फ मेड सीईओ जो पैलेस को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती हैं, लेकिन फिजिक्स से मिलके इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती हैं। एम्बिशियस, बोल्ड, प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट, लेकिन इमोशनली गार्डेड। अपनी मेहनत से सक्सेस और रिस्पेक्ट कमाना बिना किसी लेगेसी या सपोर्ट के। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एक रॉयल्टी का वेट उठाता है, दूसरा वनरेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। ये स्टोरी का कोर इमोशनल स्ट्रेंथ बन जाता है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट महारानी पद्मजा सिंह, फिजी की मदर और रॉयल फैमिली की ट्रेडिशनलिस्ट हेड जो पैलेस और प्योर ब्लड लाइन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। स्ट्रिक्ट, कंट्रोलिंग, इमोशनली रिप्रेस्ड और लेगेसी ऑब्सेस्ड। रॉयल नाम और ट्रेडिशन के बीच किसी भी हालत में बचाए रखना, चाहे उसके लिए सच छुपाना क्यों ना पड़े। ओवरऑल फिजी का अडॉप्शन का राज उसी ने छुपाया होता है। सोफिया का आउटसाइडर समझ के अपोज करती हैं, जिससे मेन कपल के बीच कॉन्फ्लिक्ट आता है। उसकी रिगिडिटी और प्राइड स्टोरी में इमोशनल ब्लॉक क्रिएट करती हैं जो क्लाइमेक्स तक सॉल्व होता है। स्टोरी पर इफेक्ट, पद्मजा एंटागोनिस्ट होने के बावजूद विलन नहीं बल्कि एक फॉलोड गार्डियन है जो जिसका फियर ऑफ लूजिंग ट्रेडिशन उसकी इंसानी इमोशन से दूर कर देता है। उसकी वजह से ही फिजी अपनी पहचान ढूंढने निकलता है। स्टोरी को इमोशनल डेप्थ क्रिएट होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राजमाता भाग्यश्री देवी, जीनत अमन, फिजी की ग्रैंडमदर, रॉयल प्राइड और विट की सिंबल। दूसरा, कुंवर अनिरुद्ध सिंह कुणाल कपूर, फिजी का कज़न, सुवेब, कल्टिवेटिव और थ्रोन का हिडन क्लेमेंट। तीसरा, रानी मेहर अदिति राव हैदरी, अनिरुद्ध की वाइफ, रॉयल, एलिगेंट और इमोशनली अवेयर। चौथा, पिया तारुक रैना, फिजी का बेस्ट फ्रेंड, कॉमिक रिलीफ और रियलिटी के एक। पांचवा, सोफिया बिजनेस पार्टनर, तान्या श्रिया पिकलोनकर, सोफिया की प्रैक्टिकल और ब्लंट पार्टनर। ओवरऑल इन सब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के थ्रू कहानी में इमोशनल पॉलिटिक्स, ट्रेडिशंस और ह्यूमर का परफेक्ट बैलेंस बनाया गया है। ये कैरेक्टर्स मेन लीड के ट्रांसफॉर्मेशन को पुश करते हैं और स्टोरी को डेप्थ और रिचनेस देते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने मॉडरेट स्टार्ट हुआ जहां फिल्म ने स्ट्रॉन्ग विजुअल्स और स्टार कास्ट की वजह से इनिशियल क्यूरियोसिटी जनरेट की। फिल्म
पहले हफ्ते में कलेक्शन स्टेडी रही, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और मिक्स्ड रिव्यूज़ के चलते थोड़ा स्लो डाउन देखा गया। फिल्म ने कमर्शियल सक्सेस तो नहीं बनाई, लेकिन ओटीटी राइट्स और डिजिटल रिलीज के थ्रू अच्छी कमाई की। क्रिटिक्स ने कहानी और पेसिंग को लेकर कुछ रिजर्वेशंस एक्सप्रेस किए, लेकिन यूथ और रॉयल ड्रामा लवर्स में फिल्म पॉपुलर रही। ओवरऑल ये फिल्म देखने लायक है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों की रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने रॉयल सेटिंग, ग्रैंड विजुअल्स और ईशान खट्टर, भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री को पसंद किया। लाइट हार्टेड मूवमेंट्स और रिलेटेबल फैमिली ड्रामा ने कई व्यूअर्स को इंगेज किया। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि मूवी मॉडर्न रियल रॉयल्टी की एक फ्रेश टेक है। कुछ लोगों ने स्टोरी को प्रेडिक्टेबल और ग्लिस्ट बताया। क्लाइमैक्स और ट्विस्ट को थोड़ा रस्ड और इमोशनल डेप्थ में कमज़ोर पाया गया। कुछ ऑडियंस को लगा कि ये फिल्म ज़्यादा सुपरफिशियल रॉयल ग्लैमर पर डिपेंडेंट है। ओवरऑल द रॉयल्स एक विजुअली अपीलिंग, एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा है जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल रॉयल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करता है। ऑडियंस ने इसे लाइट वॉच के रूप में एंजॉय किया, पर क्रिटिक्स थोड़ा ज़्यादा डेप्थ और ओरिजिनलिटी एक्सपेक्ट करते थे। चलिए मेरी पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे द रॉयल्स मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ये एक रॉयल फैमिली ड्रामा है जिसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का अच्छा ब्लेंड है। यूनिकनेस यूजुअली रॉयल ड्रामास या तो पूरा ट्रेडिशनल होते हैं या सिर्फ ग्लैमर दिखाते हैं, लेकिन इस फिल्म में रॉयल लाइफस्टाइल के पीछे के स्ट्रगल्स और आइडेंटिटी क्राइसिस को भी हाईलाइट किया गया है। हीरो और हीरोइन दोनों के कॉम्प्लेक्स मोटिवेशंस अच्छे से एक्सप्लोर किए गए हैं, खासकर फिजी का जर्नी फ्रॉम प्रिविलेज्ड प्रिंस टू सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल। रॉयल फैमिली के अंदर जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, सीक्रेट और लेगेसी का प्रेशर होता है वो रियलिस्टिकली दिखाया गया है। फिल्म में लाइट मूवमेंट्स के साथ इमोशनल डेप्थ भी है जो स्टोरी को बैलेंस्ड और इंगेजिंग बनाता है। ओवरऑल मुझे लगा कि ये मूवी एक एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा के साथ एक थॉटफुल मैसेज भी देती है कि असली रॉयल्टी सिर्फ खून से नहीं, वैल्यूज से, इंटीग्रिटी से बनती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। द रॉयल्स वर्सेस किंगडम ऑफ हेवन 2005 में आई हुई। दोनों में रॉयल लेगेसी और एंटिटी क्राइसिस थीम्स कॉमन है, पर द रॉयल्स ज़्यादा पर्सनल और रिलेटेबल है। द रॉयल्स वर्सेस द क्राउन नेटफ्लिक्स सीरीज। द क्राउन डीपली पॉलिटिकल और बायोग्राफिकल है, जबकि द रॉयल्स फिक्शनल रॉयल फैमिली के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और मॉडर्न चैलेंजेस दिखाता है। ओवरऑल द रॉयल्स एक फ्रेश ब्लेंड है रॉयल ग्लैमर और मॉडर्न इमोशनल स्टोरी टेलिंग का, जो ज़्यादा कमर्शियल और रिलेटेबल ऑडियंस को टारगेट करता है, जबकि कुछ क्लासिक रॉयल ड्रामा ज़्यादा सीरियस और हिस्टोरिकल फोकस रखते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म के बहुत सीन्स असली रॉयल हवेली में शूट किए गए, जहां क्रू को लोकल ट्रेडिशंस का ध्यान रखना पड़ा, जैसे कि साइलेंस मेंटेन करना और हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स को केयरफुल हैंडल करना। ईशान और भूमि की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग शूटिंग के दौरान काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई, जिससे उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और नेचुरल लगती थी। कुछ आउटडोर प्लेसेस सीन्स में अनएक्सपेक्टेड बारिश आ गई, जिसने शूट को डिले किया, पर क्रू ने क्रिएटिवली उसे रेनी सीन्स को भी फिल्म में इंक्लूड किया। भूमि को अपने रॉयल लुक के लिए हैवी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहनने पड़े, जो काफ़ी चैलेंजिंग था, स्पेशली लॉन्ग शूटिंग आवर्स के दौरान। ओवरऑल ये छोटे मोमेंट्स शूटिंग को मेमोरेबल बनाते हैं और फिल्म की ऑथेंटिसिटी को और इन्हेंस करते हैं। चलिए बात करते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच था रॉयल ग्लैमर के पीछे की रियल इमोशंस और आइडेंटिटी स्ट्रगल्स को दिखाना, लीड कैरेक्टर्स का नेचुरल केमिस्ट्री को जो फोर्स्ड नहीं लगती, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच का बैलेंस जिसमें फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ लाइट हार्टेड मोमेंट्स भी हैं, पैलेस सेटिंग का ऑथेंटिक फील जो विजुअल एक्सपीरियंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओवरऑल ये सब मिलकर द रॉयल्स को टिपिकल रॉयल ड्रामा से अलग और फ्रेश बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। द रॉयल्स का सेंट्रल मैसेज है असली रॉयल्टी खून से नहीं, वैल्यूज, इंटीग्रिटी और अपनी पहचान से बनती है। इमोशनल कनेक्ट, फैमिली सीक्रेट्स, आइडेंटिटी स्ट्रगल्स और पर्सनल ग्रोथ के जरिए ऑडियंस इमोशनली जुड़ती है। कैरेक्टर्स के रिलेटेबल डिलेमास जैसे एक्सेप्टेंस, लव और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए गए हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी का थॉटफुल डिबेट फिल्म में है। रॉयल लेगेसी के मीनिंग को क्वेश्चन करने पर फिल्म सोचने पर मजबूर करती है।
ओवरऑल इस तरह फिल्म ने ऑडियंस को दिल और दिमाग दोनों से कनेक्ट किया। द रॉयल्स एक नेटफ्लिक्स की इंडियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है जो 9 मई 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस सीरीज़ का निर्देशन प्रियंका घोषे और नूपुर आस्था ने किया है और इसे रंगीता प्रस्तुमानेडी और इशिता प्रीतिशा नेंदी ने क्रिएट किया है। लीड एक्टर्स में ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी ड्रामा जेनर रोम कॉम की वेब सीरीज़ है। इसमें रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जो एक डिसफंक्शनल रॉयल फैमिली और एक एम्बिशियस स्टार्टअप सीईओ के बीच की कहानी को एक्सप्लोर करती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये एक मॉडर्न डे इंडियन रॉयल फैमिली की कहानी है जो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण अपने महल को होटल में बदल देती है। यहाँ एक ट्रेडिशनल राजकुमार और एक सेल्फ मेड सीईओ के बीच रोमांस होता है। शो में रॉयल लेगेसी, मॉडर्न रिलेशनशिप्स और सोशल स्टेयर्स का फ्रेश ब्लेंड है जो इसे अलग और इंगेजिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए रॉयल एस्थेटिक्स, ग्लैमरस विजुअल्स और ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री ने कई व्यूअर्स को प्रभावित किया। कुछ लोगों ने इसे ब्रिजरटोन मीट्स बॉलीवुड का टैग दिया जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न एलिमेंट्स का फ्यूजन दिखाता है। कुछ नेटिजन्स ने ट्रेलर को नादानिया 2.0 जैसे फ्लॉप शो से कंपेयर किया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ब्रिजरटोन से तुलना करने पर विरोध व्यक्त किया। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल क्यूरियोसिटी और बज़ तो क्रिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे ओवरहाइप्ड और अंडरवेलमिंग भी बताया। इसके बावजूद शो ने रिलीज़ के बाद हाई व्यूअरशिप नंबर्स अचीव किए जो कि ट्रेलर का प्रभाव का प्रमाण है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक काल्पनिक राज्य मोरपुर के रॉयल पैलेस से होती है जहां एक वंस ग्लोरियस रॉयल फैमिली अब फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही होती है। उनका शशि महल अब एक बर्डन बन चुका है और उनकी ज़िंदगी का रॉयल स्टेटस सिर्फ नाम का रह गया है। ओपनिंग सीन में हमें देखने को मिलता है कि विजुअल स्टनिंग महल लेकिन जिसमें कहानी कहीं कहीं टूट का उदासी और मजबूरी छुपी होती है। राजमाता भाग्यश्री देवी, जीनत अमन और महारानी पद्मावती सिंह, साक्षी तन्वर जैसे कैरेक्टर्स की एंट्री के साथ ही पता चलता है कि ये रॉयल फैमिली अंदर से कितनी डिसफंक्शनल और डिवाइडेड है। फिर होती है प्रिंस अविराज फिजी सिंह, ईशान खट्टर की एनर्जेटिक और मॉडर्न एंट्री जो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस और अपनी खुद की आइडेंटिटी के बीच जूझ रहा है। कहानी का शुरुआत मेन टोन लाइट हार्टेड और स्टैटिकल होता है, लेकिन बैकग्राउंड में इमोशनल डेप्थ और क्लास कॉन्ट्रास्ट का एक लेयर छुपा होता है। ऑडियंस को शुरू से ही ये महसूस होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी रोम कॉम नहीं बल्कि एक कंटेम्प्रेरी स्टायर है जो रॉयल लेगेसी और मॉडर्न वैल्यूज़ के बीच का टग ऑफ वॉर दिखाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले तो ये लगता है कि फैमिली सिर्फ बजट कट कर रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि महल को गिरवी रख दिया गया है और उनके पास सिर्फ महीने भर का पैसा बचा है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को झटका देता है और रॉयल ग्लैमर के नीचे एक डेस्परेट स्ट्रगल्स फॉर सर्वाइवल छुपा होता है। दूसरा, सोफिया भूमि पेडनेकर एक सेल्फ मेड सीईओ और पावरफुल वुमन के रूप में आती हैं, लेकिन एक पॉइंट पर पता चलता है कि उसका इनिशियल इंटरेस्ट पैलेस और प्रिंस फिजी में नहीं बल्कि बिजनेस टेकओवर में था। तीसरा, स्टोरी में एक शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब फिजी को पता चलता है कि वो राजकुमार नहीं बल्कि एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। इस ट्विस्ट से उसकी आइडेंटिटी, लेगेसी और पैलेस इन द रॉयल फैमिली सब कुछ सीख हो जाता है। चौथा, जब सक्सेशन की बात होती है तो ट्विस्ट ये होता है कि रॉयल ब्लड लाइन का असली वारिस कोई और है जिसे रॉयल फैमिली ने ईयर्स से छुपाया हुआ था। पांचवा, फिजी और सोफिया का रोमांस के बीच एक और कैरेक्टर का एंट्री होता है जो सोफिया के पास से जुड़े होती है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं।
पैलेस में एक मैसिव कंपटीशन होता है। प्रिंस फिजी, ईशान खट्टर, सोफिया भूमि पेडनेकर, राजमाता जीनत अमन और महारानी पद्मजा साक्षी तन्वर के बीच। फिजी को फाइनली पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है और उसका पूरा लाइफ एक इल्यूजन रहा है। उसका रॉयल आइडेंटिटी टूट जाता है और वो इमोशनली कोलैप्स करता है। सोफिया भी कॉन्फेस करती है कि उसने इनिशियली पैलेस का बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन अब वो फिजी से जेन्युइनली प्यार करती है। कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक अगर 24 घंटे में डिवेट रिपे नहीं होता तो पैलेस बैंक के नाम हो जाएगा। फैमिली के सभी लोग एक बार तो गिव अप कर देते हैं और महल के हर हार खोने में उदासी और गिल्ट छा जाती है। लेकिन फिजी एक बोल्ड डिसीजन लेता है अपनी पहचान बनाने का बिना रॉयल टाइटल के। फिजी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जहां वो एक्सेप्ट करता है कि वो रॉयल ब्लड से नहीं, पर वो अनाउंस करता है कि रॉयल होना सिर्फ खून से नहीं नीयत का सवाल है और वो पैलेस को पब्लिक हेरिटेज स्पेस में कन्वर्ट करेगा। ये मोमेंट ऑडियंस के इमोशनली कैथरिक होता है और एक आदमी अपनी लेगेसी खुद लिखता है बिना प्रिविलेज के। सोफिया एक फाइनल ट्विस्ट के साथ वापस आती है, लेकिन अब किसी इन्वेस्टर या सीईओ के रूप में नहीं, एक पार्टनर के रूप में। पैलेस अब एक कल्चर और हॉस्पिटैलिटी हब बन चुका है जहां लोग रॉयल हिस्ट्री के साथ लोकल टैलेंट, आर्ट और इमोशन से जुड़ते हैं। फिजी के कैरेक्टर आर्क से ये मैसेज मिलता है कि खून से ज़्यादा कर्म इम्पोर्टेंट है। रॉयल होना एक लेबल नहीं, एक जिम्मेदारी है और वो कोई भी उठा सकता है। सोफिया और फिजी का रिलेशनशिप रॉयल स्टेटस से शुरू हुआ था, पर एंड होता है वो एक ऑनेस्ट फ्लैलोड ह्यूमन कनेक्शन बन गया जहां उन्होंने अपने सच को साथ खड़े रहे। ओवरऑल फिजी का आइडेंटिटी क्राइसिस और सेल्फ डिस्कवरी का सफ़र बताता है कि असली राजकुमार वही होता है जो लोगों का दर्द समझे और ना कि जो सिर्फ ताज पहने। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो प्रिंस अविराज, फिजी सिंह, ईशान खट्टर। एक मॉडर्न डे इंडियन प्रिंस जो रॉयल लेगेसी और पर्सनल आइडेंटिटी के बीच फंसा हुआ है। चार्मिंग, फन लविंग, थोड़ा केयरलेस लगने वाला, लेकिन अंदर से सेंसिटिव और थॉटफुल। पहले अपनी रॉयल इमेज को बचाना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका फोकस अपनी असली पहचान और पर्पसफुल लाइफ बन जाता है। हीरोइन सोफिया कनमनी शेखर, भूमि पेडनेकर एक सेल्फ मेड सीईओ जो पैलेस को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती हैं, लेकिन फिजिक्स से मिलके इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती हैं। एम्बिशियस, बोल्ड, प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट लेकिन इमोशनली गार्डेड। अपनी मेहनत से सक्सेस और रिस्पेक्ट कमाना बिना किसी लेगेसी या सपोर्ट के। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एक रॉयल्टी का वेट उठाता है, दूसरा वनरेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। ये स्टोरी का कोर इमोशनल स्ट्रेंथ बन जाता है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट महारानी पद्मजा सिंह, फिजी की मदर और रॉयल फैमिली की ट्रेडिशनलिस्ट हेड जो पैलेस और प्योर ब्लड लाइन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। स्ट्रिक्ट, कंट्रोलिंग, इमोशनली रिप्रेस्ड और लेगेसी ऑब्सेस्ड। रॉयल नाम और ट्रेडिशन के बीच किसी भी हालत में बचाए रखना, चाहे उसके लिए सच छुपाना क्यों ना पड़े। ओवरऑल फिजी का अडॉप्शन का राज उसी ने छुपाया होता है। सोफिया का आउटसाइडर समझ के अपोज करती हैं, जिससे मेन कपल के बीच कॉन्फ्लिक्ट आता है। उसकी रिगिडिटी और प्राइड स्टोरी में इमोशनल ब्लॉक क्रिएट करती हैं जो क्लाइमेक्स तक सॉल्व होता है। स्टोरी पर इफेक्ट, पद्मजा एंटागोनिस्ट होने के बावजूद विलन नहीं बल्कि एक फॉलोड गार्डियन है जिसका फियर ऑफ लूजिंग ट्रेडिशन उसकी इंसानी इमोशन से दूर कर देता है। उसकी वजह से ही फिजी अपनी पहचान ढूंढने निकलता है। स्टोरी को इमोशनल डेप्थ क्रिएट होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राजमाता भाग्यश्री देवी, जीनत अमन, फिजी की ग्रैंड मदर, रॉयल प्राइड और विट की सिंबल। दूसरा, कुंवर अनिरुद्ध सिंह, कुणाल कपूर, फिजी का कज़न, सुवेब, कल्टिवेटिव और थ्रोन का हिडन क्लेमेंट। तीसरा, रानी मेहर, अदिति राव हैदरी, अनिरुद्ध की वाइफ, रॉयल एलिगेंट और इमोशनली अवेयर। चौथा, पिया तारुक रैना, फिजी का बेस्ट फ्रेंड, कॉमिक रिलीफ और रियलिटी के एक। पांचवा, सोफिया बिजनेस पार्टनर, तान्या श्रिया पिकलोनकर, सोफिया की प्रैक्टिकल और ब्रांड पार्टनर। ओवरऑल इन सब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के थ्रू कहानी में इमोशनल पॉलिटिक्स, ट्रेडिशंस और ह्यूमर का परफेक्ट बैलेंस बनाया गया है। ये कैरेक्टर्स
मेन लीड के ट्रांसफॉर्मेशन को पुश करते हैं और स्टोरी को डेप्थ और रिचनेस देते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने मॉडरेट स्टार्ट हुआ, जहां फिल्म ने स्ट्रॉन्ग विजुअल्स और स्टार कास्ट की वजह से इनिशियल क्यूरियोसिटी जनरेट की। फिल्म पहले हफ्ते में कलेक्शन स्टेडी रही, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और मिक्स्ड रिव्यूज़ के चलते थोड़ा स्लो डाउन देखा गया। फिल्म ने कमर्शियल सक्सेस तो नहीं बनाई, लेकिन OTT राइट्स और डिजिटल रिलीज के थ्रू अच्छी कमाई की। क्रिटिक्स ने कहानी और पेसिंग को लेकर कुछ रिजर्वेशंस एक्सप्रेस किए, लेकिन यूथ और रॉयल ड्रामा लवर्स में फिल्म पॉपुलर रही। ओवरऑल ये फिल्म देखने लायक है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों की रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने रॉयल सेटिंग, ग्रैंड विजुअल्स और ईशान खट्टर, भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री को पसंद किया। लाइट हार्टेड मूवमेंट्स और रिलेटेबल फैमिली ड्रामा ने कई व्यूअर्स को इंगेज किया। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि मूवी मॉडर्न रियल रॉयल्टी की एक फ्रेश टेक है। कुछ लोगों ने स्टोरी को प्रेडिक्टेबल और ग्लिस्ड बताया। क्लाइमैक्स और ट्विस्ट को थोड़ा रस्ड और इमोशनल डेप्थ में कमज़ोर पाया गया। कुछ ऑडियंस को लगा कि ये फिल्म ज़्यादा सुपरफिशियल रॉयल ग्लैमर पर डिपेंडेंट है। ओवरऑल द रॉयल्स एक विजुअली अपीलिंग, एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा है जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल रॉयल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करता है। ऑडियंस ने इसे लाइट वॉच के रूप में एंजॉय किया, पर क्रिटिक्स थोड़ा ज़्यादा डेप्थ और ओरिजिनलिटी एक्सपेक्ट करते थे। चलिए मेरी पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे द रॉयल्स मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ये एक रॉयल फैमिली ड्रामा है जिसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का अच्छा ब्लेंड है। यूनिकनेस यूजुअली रॉयल ड्रामास या तो पूरा ट्रेडिशनल होते हैं या सिर्फ ग्लैमर दिखाते हैं, लेकिन इस फिल्म में रॉयल लाइफस्टाइल के पीछे के स्ट्रगल्स और आइडेंटिटी क्राइसिस को भी हाईलाइट किया गया है। हीरो और हीरोइन दोनों के कॉम्प्लेक्स मोटिवेशंस अच्छे से एक्सप्लोर किए गए हैं, खासकर फिजी का जर्नी फ्रॉम प्रिविलेज्ड प्रिंस टू सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल। रॉयल फैमिली के अंदर जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, सीक्रेट और लेगेसी का प्रेशर होता है वो रियलिस्टिकली दिखाया गया है। फिल्म में लाइट मूवमेंट्स के साथ इमोशनल डेप्थ भी है जो स्टोरी को बैलेंस्ड और इंगेजिंग बनाता है। ओवरऑल मुझे लगा कि ये मूवी एक एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा के साथ एक थॉटफुल मैसेज भी देती है कि असली रॉयल्टी सिर्फ खून से नहीं, वैल्यूज से, इंटीग्रिटी से बनती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या पीवीएस वर्क से करते हैं। द रॉयल्स वर्सेस किंगडम ऑफ हेवन 2005 में आई हुई। दोनों में रॉयल लेगेसी और एंटिटी क्राइसिस थीम्स कॉमन है, पर द रॉयल्स ज़्यादा पर्सनल और रिलेटेबल है। द रॉयल्स वर्सेस द क्राउन नेटफ्लिक्स सीरीज। द क्राउन डीपली पॉलिटिकल और बायोग्राफिकल है, जबकि द रॉयल्स फिक्शनल रॉयल फैमिली के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और मॉडर्न चैलेंजेस दिखाता है। ओवरऑल द रॉयल्स एक फ्रेश ब्लेंड है रॉयल ग्लैमर और मॉडर्न इमोशनल स्टोरी टेलिंग का, जो ज़्यादा कमर्शियल और रिलेटेबल ऑडियंस को टारगेट करता है, जबकि कुछ क्लासिक रॉयल ड्रामा ज़्यादा सीरियस और हिस्टोरिकल फोकस रखते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म के बहुत सीन्स असली रॉयल हवेली में शूट किए गए, जहां क्रू को लोकल ट्रेडिशंस का ध्यान रखना पड़ा, जैसे कि साइलेंस मेंटेन करना और हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स को केयरफुल हैंडल करना। ईशान और भूमि की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग शूटिंग के दौरान काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई, जिससे उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और नेचुरल लगती थी। कुछ आउटडोर प्लेसेस सीन्स में अनएक्सपेक्टेड बारिश आ गई, जिसने शूट को डिले किया, पर क्रू ने क्रिएटिवली उसे रेनी सीन्स को भी फिल्म में इंक्लूड किया। भूमि को अपने रॉयल लुक के लिए हैवी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहनने पड़े, जो काफ़ी चैलेंजिंग था, स्पेशली लॉन्ग शूटिंग आवर्स के दौरान। ओवरऑल ये छोटे मोमेंट्स शूटिंग को मेमोरेबल बनाते हैं और फिल्म की ऑथेंटिसिटी को और इन्हेंस करते हैं। चलिए बात करते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच था रॉयल ग्लैमर के पीछे की रियल इमोशंस और आइडेंटिटी स्ट्रगल्स को दिखाना, लीड कैरेक्टर्स का नेचुरल केमिस्ट्री को जो फोर्स नहीं लगती, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच का बैलेंस जिसमें फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ लाइट हार्टेड मोमेंट्स भी हैं, पैलेस सेटिंग का ऑथेंटिक फील जो विजुअल एक्सपीरियंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओवरऑल ये सब मिलकर द रॉयल्स को टिपिकल रॉयल ड्रामा से अलग और फ्रेश बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। द रॉयल्स का सेंट्रल मैसेज है असली रॉयल्टी खून से नहीं, वैल्यूज, इंटीग्रिटी और अपनी पहचान से बनती है। इमोशनल कनेक्ट, फैमिली सीक्रेट्स, आइडेंटिटी
स्ट्रगल्स और पर्सनल ग्रोथ के ज़रिए ऑडियंस इमोशनली जुड़ती है। कैरेक्टर्स के रिलेटेबल डिलेमास जैसे एक्सेप्टेंस, लव और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए गए हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी का थॉटफुल डिबेट फिल्म में है। रॉयल लेगेसी के मीनिंग को क्वेश्चन करने पर फिल्म सोचने पर मजबूर करती है। ओवरऑल इस तरह फिल्म ने ऑडियंस को दिल और दिमाग दोनों से कनेक्ट किया। द रॉयल्स एक नेटफ्लिक्स की इंडियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है जो 9 मई 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस सीरीज़ का निर्देशन प्रियंका घोषे और नूरपुर आस्था ने किया है और इसे रंगीता नेंदी और इशिता प्रीतिशा नेंदी ने क्रिएट किया है। लीड एक्टर्स में ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी ड्रामा जेनर रोम कॉम की वेब सीरीज़ है। इसमें रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जो एक डिसफंक्शनल रॉयल फैमिली और एक एम्बिशियस स्टार्टअप सीईओ के बीच की कहानी को एक्सप्लोर करती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये एक मॉडर्न डे इंडियन रॉयल फैमिली की कहानी है जो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण अपने महल को होटल में बदल देती है। यहाँ एक ट्रेडिशनल राजकुमार और एक सेल्फ मेड सीईओ के बीच रोमांस होता है। शो में रॉयल लेगेसी, मॉडर्न रिलेशनशिप्स और सोशल स्टेयर्स का फ्रेश ब्लेंड है जो इसे अलग और इंगेजिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए रॉयल एस्थेटिक्स, ग्लैमरस विजुअल्स और ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री ने कई व्यूअर्स को प्रभावित किया। कुछ लोगों ने इसे ब्रिजरटोन मीट्स बॉलीवुड का टैग दिया जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न एलिमेंट्स का फ्यूजन दिखाता है। कुछ नेटिजन्स ने ट्रेलर को नादानिया 2.0 जैसे फ्लॉप शो से कंपेयर किया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ब्रिजरटोन से तुलना करने पर विरोध व्यक्त किया। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल क्यूरियोसिटी और बज़ तो क्रिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे ओवरहाइप्ड और अंडरवेलमिंग भी बताया। इसके बावजूद शो ने रिलीज़ के बाद हाई व्यूअरशिप नंबर्स अचीव किए जो कि ट्रेलर का प्रभाव का प्रमाण है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक काल्पनिक राज्य मोरपुर के रॉयल पैलेस से होती है जहां एक वंस ग्लोरियस रॉयल फैमिली अब फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही होती है। उनका शशि महल अब एक बर्डन बन चुका है और उनकी ज़िंदगी का रॉयल स्टेटस सिर्फ नाम का रह गया है। ओपनिंग सीन में हमें देखने को मिलता है कि विजुअल स्टनिंग महल लेकिन जिसमें कहानी कहीं कहीं टूट का उदासी और मजबूरी छुपी होती है। राजमाता भाग्यश्री देवी, जीनत अमन और महारानी पद्मावती सिंह, साक्षी तन्वर जैसे कैरेक्टर्स की एंट्री के साथ ही पता चलता है कि ये रॉयल फैमिली अंदर से कितनी डिसफंक्शनल और डिवाइडेड है। फिर होती है प्रिंस अविराज फिजी सिंह, ईशान खट्टर की एनर्जेटिक और मॉडर्न एंट्री जो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस और अपनी खुद की आइडेंटिटी के बीच जूझ रहा है। कहानी का शुरुआत मेन टोन लाइट हार्टेड और स्टैटिकल होता है, लेकिन बैकग्राउंड में इमोशनल डेप्थ और क्लास कॉन्ट्रास्ट का एक लेयर छुपा होता है। ऑडियंस को शुरू से ही ये महसूस होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी रोम कॉम नहीं बल्कि एक कंटेम्प्रेरी स्टायर है जो रॉयल लेगेसी और मॉडर्न वैल्यूज़ के बीच का टग ऑफ वॉर दिखाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले तो ये लगता है कि फैमिली सिर्फ बजट कट कर रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि महल को गिरवी रख दिया गया है और उनके पास सिर्फ महीने भर का पैसा बचा है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को झटका देता है और रॉयल ग्लैमर के नीचे एक डेस्परेट स्ट्रगल्स फॉर सर्वाइवल छुपा होता है। दूसरा, सोफिया भूमि पेडनेकर एक सेल्फ मेड सीईओ और पावरफुल वुमन के रूप में आती हैं, लेकिन एक पॉइंट पर पता चलता है कि उसका इनिशियल इंटरेस्ट पैलेस और प्रिंस फिजी में नहीं बल्कि बिजनेस टेकओवर में था। तीसरा, स्टोरी में एक शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब फिजी को पता चलता है कि वो राजकुमार नहीं बल्कि एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। इस ट्विस्ट से उसकी आइडेंटिटी, लेगेसी और पैलेस इन द रॉयल फैमिली सब कुछ सीख हो जाता है। चौथा, जब सक्सेशन की बात होती है तो ट्विस्ट ये होता है कि रॉयल ब्लड लाइन का असली वारिस कोई और है जिसे रॉयल फैमिली ने ईयर्स से छुपाया हुआ था। पांचवा, फिजी और सोफिया का रोमांस के बीच एक और कैरेक्टर का एंट्री होता है जो सोफिया के पास से जुड़ी होती है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं।
चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पैलेस में एक मैसिव कॉम्पिटिशन होता है। प्रिंस फिजी, ईशान खट्टर, सोफिया भूमि पेडनेकर, राजमाता जीनत अमन और महारानी पद्मजा साक्षी तन्वर के बीच। फिजी को फाइनली पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है और उसका पूरा लाइफ एक इल्यूजन रहा है। उसका रॉयल आइडेंटिटी टूट जाता है और वो इमोशनली कोलैप्स करता है। सोफिया भी कॉन्फेस करती है कि उसने इनिशियली पैलेस का बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन अब वो फिजी से जेन्युइनली प्यार करती है। कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक अगर 24 घंटे में डिवेट रिपे नहीं होता तो पैलेस बैंक के नाम हो जाएगा। फैमिली के सभी लोग एक बार तो गिव अप कर देते हैं और महल के हर हार खोने में उदासी और गिल्ट छा जाती है। लेकिन फिजी एक बोल्ड डिसीजन लेता है अपनी पहचान बनाने का, बिना रॉयल टाइटल के। फिजी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जहां वो एक्सेप्ट करता है कि वो रॉयल ब्लड से नहीं, पर वो अनाउंस करता है कि रॉयल होना सिर्फ खून से नहीं, नीयत का सवाल है और वो पैलेस को पब्लिक हेरिटेज स्पेस में कन्वर्ट करेगा। ये मोमेंट ऑडियंस के इमोशनली कैथरिक होता है और एक आदमी अपनी लेगेसी खुद लिखता है बिना प्रिविलेज के। सोफिया एक फाइनल ट्विस्ट के साथ वापस आती है, लेकिन अब किसी इन्वेस्टर या सीईओ के रूप में नहीं, एक पार्टनर के रूप में। पैलेस अब एक कल्चर और हॉस्पिटैलिटी हब बन चुका है जहां लोग रॉयल हिस्ट्री के साथ लोकल टैलेंट, आर्ट और इमोशन से जुड़ते हैं। फिजी के कैरेक्टर आर्क से ये मैसेज मिलता है कि खून से ज़्यादा कर्म इम्पॉर्टेंट है। रॉयल होना एक लेबल नहीं, एक जिम्मेदारी है और वो कोई भी उठा सकता है। सोफिया और फिजी का रिलेशनशिप रॉयल स्टेटस से शुरू हुआ था, पर एंड होता है वो एक ऑनेस्ट फ्लैलोड ह्यूमन कनेक्शन बन गया जहां उन्होंने अपने सच को साथ खड़े रहे। ओवरऑल फिजी का आइडेंटिटी क्राइसिस और सेल्फ डिस्कवरी का सफ़र बताता है कि असली राजकुमार वही होता है जो लोगों का दर्द समझे और ना कि जो सिर्फ ताज पहने। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो प्रिंस अविराज, फिजी सिंह, ईशान खट्टर। एक मॉडर्न डे इंडियन प्रिंस जो रॉयल लेगेसी और पर्सनल आइडेंटिटी के बीच फंसा हुआ है। चार्मिंग, फन लविंग, थोड़ा केयरलेस लगने वाला, लेकिन अंदर से सेंसिटिव और थॉटफुल। पहले अपनी रॉयल इमेज को बचाना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका फोकस अपनी असली पहचान और पर्पसफुल लाइफ बन जाता है। हीरोइन सोफिया कनमनी शेखर, भूमि पेडनेकर एक सेल्फ मेड सीईओ जो पैलेस को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती हैं, लेकिन फिजिक्स से मिलके इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती हैं। एम्बिशियस, बोल्ड, प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट लेकिन इमोशनली गार्डेड। अपनी मेहनत से सक्सेस और रिस्पेक्ट कमाना बिना किसी लेगेसी या सपोर्ट के। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एक रॉयल्टी का वेट उठाता है, दूसरा वनरेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। यह स्टोरी का कोर इमोशनल स्ट्रेंथ बन जाता है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट महारानी पद्मजा सिंह, फिजी की मदर और रॉयल फैमिली की ट्रेडिशनलिस्ट हेड जो पैलेस और प्योर ब्लड लाइन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। स्ट्रिक्ट, कंट्रोलिंग, इमोशनली रिप्रेस्ड और लेगेसी ऑब्सेस्ड। रॉयल नाम और ट्रेडिशन के बीच किसी भी हालत में बचाए रखना, चाहे उसके लिए सच छुपाना क्यों ना पड़े। ओवरऑल फिजी का अडॉप्शन का राज उसी ने छुपाया होता है। सोफिया का आउटसाइडर समझ के अपोज करती हैं, जिससे मेन कपल के बीच कॉन्फ्लिक्ट आता है। उसकी रिगिडिटी और प्राइड स्टोरी में इमोशनल ब्लॉक क्रिएट करती हैं जो क्लाइमेक्स तक सॉल्व होता है। स्टोरी पर इफेक्ट, पद्मजा एंटागोनिस्ट होने के बावजूद विलन नहीं बल्कि एक फॉलोड गार्डियन है जिसका फियर ऑफ लूजिंग ट्रेडिशन उसकी इंसानी इमोशन से दूर कर देता है। उसकी वजह से ही फिजी अपनी पहचान ढूंढने निकलता है। स्टोरी को इमोशनल डेप्थ क्रिएट होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राजमाता भाग्यश्री देवी, जीनत अमन, फिजी की ग्रैंड मदर, रॉयल प्राइड और विट की सिंबल। दूसरा, कुंवर अनिरुद्ध सिंह, कुणाल कपूर, फिजी का कज़न, सुवेब, कल्टिवेटिव और थ्रोन का हिडन क्लेमेंट। तीसरा, रानी मेहर, अदिति राव हैदरी, अनिरुद्ध की वाइफ, रॉयल, एलिगेंट और इमोशनली अवेयर। चौथा, पिया तारुक रैना, फिजी का बेस्ट फ्रेंड, कॉमिक रिलीफ और रियलिटी किक। पांचवा, सोफिया बिजनेस पार्टनर, तान्या श्रिया पिकलोनकर, सोफिया की प्रैक्टिकल और ब्लंट पार्टनर।
ओवरऑल इन सब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के थ्रू कहानी में इमोशनल पॉलिटिक्स, ट्रेडिशंस और ह्यूमर का परफेक्ट बैलेंस बनाया गया है। ये कैरेक्टर्स मेन लीड के ट्रांसफॉर्मेशन को पुश करते हैं और स्टोरी को डेप्थ और रिचनेस देते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने मॉडरेट स्टार्ट हुआ, जहां फिल्म ने स्ट्रॉन्ग विजुअल्स और स्टार कास्ट की वजह से इनिशियल क्यूरियोसिटी जनरेट की। फिल्म पहले हफ्ते में कलेक्शन स्टेडी रही, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और मिक्स्ड रिव्यूज़ के चलते थोड़ा स्लो डाउन देखा गया। फिल्म ने कमर्शियल सक्सेस तो नहीं बनाई, लेकिन ओटीटी राइट्स और डिजिटल रिलीज के थ्रू अच्छी कमाई की। क्रिटिक्स ने कहानी और पेसिंग को लेकर कुछ रिजर्वेशंस एक्सप्रेस किए, लेकिन यूथ और रॉयल ड्रामा लवर्स में फिल्म पॉपुलर रही। ओवरऑल ये फिल्म देखने लायक है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों की रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने रॉयल सेटिंग, ग्रैंड विजुअल्स और ईशान कट्टर भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री को पसंद किया। लाइट हार्टेड मूवमेंट्स और रिलेटेबल फैमिली ड्रामा ने कई व्यूअर्स को इंगेज किया। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि मूवी मॉडर्न रियल रॉयल्टी की एक फ्रेश टेक है। कुछ लोगों ने स्टोरी को प्रेडिक्टेबल और ग्लिस्ड बताया। क्लाइमैक्स और ट्विस्ट को थोड़ा रस्ड और इमोशनल डेप्थ में कमज़ोर पाया गया। कुछ ऑडियंस को लगा कि ये फिल्म ज़्यादा सुपरफिशियल रॉयल ग्लैमर पर डिपेंडेंट है। ओवरऑल द रॉयल्स एक विजुअली अपीलिंग, एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा है जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल रॉयल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करता है। ऑडियंस ने इसे लाइट वॉच के रूप में एंजॉय किया, पर क्रिटिक्स थोड़ा ज़्यादा डेप्थ और ओरिजिनलिटी एक्सपेक्ट करते थे। चलिए मेरी पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे द रॉयल्स मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ये एक रॉयल फैमिली ड्रामा है जिसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का अच्छा ब्लेंड है। यूनिकनेस यूजुअली रॉयल ड्रामास या तो पूरा ट्रेडिशनल होते हैं या सिर्फ ग्लैमर दिखाते हैं, लेकिन इस फिल्म में रॉयल लाइफस्टाइल के पीछे के स्ट्रगल्स और आइडेंटिटी क्राइसिस को भी हाईलाइट किया गया है। हीरो और हीरोइन दोनों के कॉम्प्लेक्स मोटिवेशंस अच्छे से एक्सप्लोर किए गए हैं, खासकर फिजी का जर्नी फ्रॉम प्रिविलेज्ड प्रिंस टू सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल। रॉयल फैमिली के अंदर जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, सीक्रेट और लेगेसी का प्रेशर होता है वो रियलिस्टिकली दिखाया गया है। फिल्म में लाइट मूवमेंट्स के साथ इमोशनल डेप्थ भी है जो स्टोरी को बैलेंस्ड और इंगेजिंग बनाता है। ओवरऑल मुझे लगा कि ये मूवी एक एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा के साथ एक थॉटफुल मैसेज भी देती है कि असली रॉयल्टी सिर्फ खून से नहीं, वैल्यूज से, इंटीग्रिटी से बनती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। द रॉयल्स वर्सेस किंगडम ऑफ हेवन 2005 में आई हुई। दोनों में रॉयल लेगेसी और एंटिटी क्राइसिस थीम्स कॉमन है, पर द रॉयल्स ज़्यादा पर्सनल और रिलेटेबल है। द रॉयल्स वर्सेस द क्राउन नेटफ्लिक्स सीरीज। द क्राउन डीपली पॉलिटिकल और बायोग्राफिकल है, जबकि द रॉयल्स फिक्शनल रॉयल फैमिली के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और मॉडर्न चैलेंजेस दिखाता है। ओवरऑल द रॉयल्स एक फ्रेश ब्लेंड है रॉयल ग्लैमर और मॉडर्न इमोशनल स्टोरी टेलिंग का, जो ज़्यादा कमर्शियल और रिलेटेबल ऑडियंस को टारगेट करता है, जबकि कुछ क्लासिक रॉयल ड्रामा ज़्यादा सीरियस और हिस्टोरिकल फोकस रखते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म के बहुत सीन्स असली रॉयल हवेली में शूट किए गए, जहां क्रू को लोकल ट्रेडिशंस का ध्यान रखना पड़ा, जैसे कि साइलेंस मेंटेन करना और हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स को केयरफुल हैंडल करना। ईशान और भूमि की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग शूटिंग के दौरान काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई, जिससे उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और नेचुरल लगती थी। कुछ आउटडोर प्लेसेस सीन्स में अनएक्सपेक्टेड बारिश आ गई, जिसने शूट को डिले किया, पर क्रू ने क्रिएटिवली उसे रेनी सीन्स को भी फिल्म में इंक्लूड किया। भूमि को अपने रॉयल लुक के लिए हैवी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहनने पड़े, जो काफ़ी चैलेंजिंग था, स्पेशली लॉन्ग शूटिंग आवर्स के दौरान। ओवरऑल ये छोटे मोमेंट्स शूटिंग को मेमोरेबल बनाते हैं और फिल्म की ऑथेंटिसिटी को और इन्हेंस करते हैं। चलिए बात करते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच था रॉयल ग्लैमर के पीछे की रियल इमोशंस और आइडेंटिटी स्ट्रगल्स को दिखाना, लीड कैरेक्टर्स का नेचुरल केमिस्ट्री को जो फोर्स नहीं लगती, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच का बैलेंस जिसमें फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ लाइट हार्टेड मोमेंट्स भी हैं, पैलेस सेटिंग का ऑथेंटिक फील जो विजुअल एक्सपीरियंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओवरऑल ये सब मिलकर द रॉयल्स को टिपिकल रॉयल ड्रामा से अलग और फ्रेश बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। द रॉयल्स का सेंट्रल मैसेज है असली रॉयल्टी खून से नहीं, वैल्यूज, इंटीग्रिटी और अपनी पहचान से बनती है।
इमोशनल कनेक्ट, फैमिली सीक्रेट्स, आइडेंटिटी स्ट्रगल्स और पर्सनल ग्रोथ के जरिए ऑडियंस इमोशनली जुड़ती है। कैरेक्टर्स के रिलेटेबल डिलेमास जैसे एक्सेप्टेंस, लव और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए गए हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी का थॉटफुल डिबेट फिल्म में है। रॉयल लेगेसी के मीनिंग को क्वेश्चन करने पर फिल्म सोचने पर मजबूर करती है। ओवरऑल इस तरह फिल्म ने ऑडियंस को दिल और दिमाग दोनों से कनेक्ट किया। द रॉयल्स एक नेटफ्लिक्स की इंडियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है जो 9 मई 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस सीरीज़ का निर्देशन प्रियंका घोषे और नूरपुर आस्था ने किया है और इसे रंगीता नेंडी और इशिता प्रीतिशा नेंदी ने क्रिएट किया है। लीड एक्टर्स में ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी ड्रामा जेनर रोम कॉम की वेब सीरीज़ है। इसमें रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जो एक डिसफंक्शनल रॉयल फैमिली और एक एम्बिशियस स्टार्टअप सीईओ के बीच की कहानी को एक्सप्लोर करती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये एक मॉडर्न डे इंडियन रॉयल फैमिली की कहानी है जो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण अपने महल को होटल में बदल देती है। यहाँ एक ट्रेडिशनल राजकुमार और एक सेल्फ मेड सीईओ के बीच रोमांस होता है। शो में रॉयल लेगेसी, मॉडर्न रिलेशनशिप्स और सोशल स्टेयर्स का फ्रेश ब्लेंड है जो इसे अलग और इंगेजिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए रॉयल एस्थेटिक्स, ग्लैमरस विजुअल्स और ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री ने कई व्यूअर्स को प्रभावित किया। कुछ लोगों ने इसे ब्रिजरटोन मीट्स बॉलीवुड का टैग दिया जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न एलिमेंट्स का फ्यूजन दिखाता है। कुछ नेटिजन्स ने ट्रेलर को नादानिया 2.0 जैसे फ्लॉप शो से कंपेयर किया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ब्रिजरटोन से तुलना करने पर विरोध व्यक्त किया। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल क्यूरियोसिटी और बज़ तो क्रिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे ओवरहाइप्ड और अंडरवेलमिंग भी बताया। इसके बावजूद शो ने रिलीज़ के बाद हाई व्यूअरशिप नंबर्स अचीव किए जो कि ट्रेलर का प्रभाव का प्रमाण है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक काल्पनिक राज्य मोरपुर के रॉयल पैलेस से होती है जहां एक वंस ग्लोरियस रॉयल फैमिली अब फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही होती है। उनका शशि महल अब एक बर्डन बन चुका है और उनकी ज़िंदगी का रॉयल स्टेटस सिर्फ नाम का रह गया है। ओपनिंग सीन में हमें देखने को मिलता है कि विजुअल स्टनिंग महल लेकिन जिसमें कहानी कहीं कहीं टूट का उदासी और मजबूरी छुपी होती है। राजमाता भाग्यश्री देवी, जीनत अमन और महारानी पद्मावती सिंह, साक्षी तन्वर जैसे कैरेक्टर्स की एंट्री के साथ ही पता चलता है कि ये रॉयल फैमिली अंदर से कितनी डिसफंक्शनल और डिवाइडेड है। फिर होती है प्रिंस अविराज फिजी सिंह, ईशान खट्टर की एनर्जेटिक और मॉडर्न एंट्री जो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस और अपनी खुद की आइडेंटिटी के बीच जूझ रहा है। कहानी का शुरुआत मेन टोन लाइट हार्टेड और स्टैटिकल होता है, लेकिन बैकग्राउंड में इमोशनल डेप्थ और क्लास कॉन्ट्रास्ट का एक लेयर छुपा होता है। ऑडियंस को शुरू से ही ये महसूस होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी रोम कॉम नहीं बल्कि एक कंटेम्प्रेरी स्टायर है जो रॉयल लेगेसी और मॉडर्न वैल्यूज़ के बीच का टग ऑफ वॉर दिखाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले तो ये लगता है कि फैमिली सिर्फ बजट कट कर रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि महल को गिरवी रख दिया गया है और उनके पास सिर्फ महीने भर का पैसा बचा है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को झटका देता है और रॉयल ग्लैमर के नीचे एक डेस्परेट स्ट्रगल्स फॉर सर्वाइवल छुपा होता है। दूसरा, सोफिया भूमि पेडनेकर एक सेल्फ मेड सीईओ और पावरफुल वुमन के रूप में आती हैं, लेकिन एक पॉइंट पर पता चलता है कि उसका इनिशियल इंटरेस्ट पैलेस और प्रिंस फिजी में नहीं बल्कि बिजनेस टेकओवर में था। तीसरा, स्टोरी में एक शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब फिजी को पता चलता है कि वो राजकुमार नहीं बल्कि एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। इस ट्विस्ट से उसकी आइडेंटिटी, लेगेसी और पैलेस इन द रॉयल फैमिली सब कुछ सीख हो जाता है। चौथा, जब सक्सेशन की बात होती है तो ट्विस्ट ये होता है कि रॉयल ब्लड लाइन का असली वारिस कोई और है जिसे रॉयल फैमिली ने ईयर्स से छुपाया हुआ था। पांचवा, फिजी और सोफिया का रोमांस के बीच एक और कैरेक्टर का एंट्री होता है जो सोफिया के पास से जुड़े होती है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं।
चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पैलेस में एक मैसिव कंपटीशन होता है। प्रिंस फेजी, ईशान खट्टर, सोफिया भूमि पेडनेकर, राजमाता जीनत अमन और महारानी पद्मजा साक्षी तन्वर के बीच। फिजी को फाइनली पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है और उसका पूरा लाइफ एक इल्यूजन रहा है। उसका रॉयल आइडेंटिटी टूट जाता है और वो इमोशनली कोलैप्स करता है। सोफिया भी कॉन्फेस करती है कि उसने इनिशियली पैलेस का बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन अब वो फिजी से जेनरली प्यार करती है। कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक अगर 24 घंटे में डिवेटर रिपेयर नहीं होता तो पैलेस बैंक के नाम हो जाएगा। फैमिली के सभी लोग एक बार तो गिव अप कर देते हैं और महल के हर हार खोने में उदासी और गिल्ट छा जाती है। लेकिन फिजी एक बोल्ड डिसीजन लेता है अपनी पहचान बनाने का, बिना रॉयल टाइटल के। फिजी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जहां वो एक्सेप्ट करता है कि वो रॉयल ब्लड से नहीं, पर वो अनाउंस करता है कि रॉयल होना सिर्फ खून से नहीं, नीयत का सवाल है और वो पैलेस को पब्लिक हेरिटेज स्पेस में कन्वर्ट करेगा। ये मोमेंट ऑडियंस के इमोशनली कैथरिक होता है और एक आदमी अपनी लेगेसी खुद लिखता है बिना प्रिविलेज के। सोफिया एक फाइनल ट्विस्ट के साथ वापस आती है, लेकिन अब किसी इन्वेस्टर या सीईओ के रूप में नहीं, एक पार्टनर के रूप में। पैलेस अब एक कल्चर और हॉस्पिटैलिटी हब बन चुका है जहां लोग रॉयल हिस्ट्री के साथ लोकल टैलेंट, आर्ट और इमोशन से जुड़ते हैं। फिजी के कैरेक्टर आर्क से ये मैसेज मिलता है कि खून से ज़्यादा कर्म इम्पॉर्टेंट है। रॉयल होना एक लेबल नहीं, एक जिम्मेदारी है और वो कोई भी उठा सकता है। सोफिया और फिजी का रिलेशनशिप रॉयल स्टेटस से शुरू हुआ था, पर एंड होता है वो एक ऑनेस्ट फ्लैलोड ह्यूमन कनेक्शन बन गया जहां उन्होंने अपने सच को साथ खड़े रहे। ओवरऑल फिजी का आइडेंटिटी क्राइसिस और सेल्फ डिस्कवरी का सफ़र बताता है कि असली राजकुमार वही होता है जो लोगों का दर्द समझे और ना कि जो सिर्फ ताज पहने। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो प्रिंस अविराज, फिजी सिंह, ईशान खट्टर। एक मॉडर्न डे इंडियन प्रिंस जो रॉयल लेगेसी और पर्सनल आइडेंटिटी के बीच फंसा हुआ है। चार्मिंग, फन लविंग, थोड़ा केयरलेस लगने वाला, लेकिन अंदर से सेंसिटिव और थॉटफुल। पहले अपनी रॉयल इमेज को बचाना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका फोकस अपनी असली पहचान और पर्पसफुल लाइफ बन जाता है। हीरोइन सोफिया कनमनी शेखर, भूमि पेडनेकर एक सेल्फ मेड सीईओ जो पैलेस को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती हैं, लेकिन फिजिक्स से मिलके इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती है। एम्बिशियस, बोल्ड, प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट लेकिन इमोशनली गार्डेड। अपनी मेहनत से सक्सेस और रिस्पेक्ट कमाना बिना किसी लेगेसी या सपोर्ट के। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एक रॉयल्टी का वेट उठाता है, दूसरा वनरेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। यह स्टोरी का कोर इमोशनल स्ट्रेंथ बन जाता है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट महारानी पद्मजा सिंह, फिजी की मदर और रॉयल फैमिली की ट्रेडिशनलिस्ट हेड जो पैलेस और प्योर ब्लड लाइन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। स्ट्रिक्ट, कंट्रोलिंग, इमोशनली रिप्रेस्ड और लेगेसी ऑब्सेस्ड। रॉयल नाम और ट्रेडिशन के बीच किसी भी हालत में बचाए रखना, चाहे उसके लिए सच छुपाना क्यों ना पड़े। ओवरऑल फिजी का अडॉप्शन का राज उसी ने छुपाया होता है। सोफिया का आउटसाइडर समझ के अपोज करती हैं, जिससे मेन कपल के बीच कॉन्फ्लिक्ट आता है। उसकी रिगिडिटी और प्राइड स्टोरी में इमोशनल ब्लॉक क्रिएट करती हैं जो क्लाइमेक्स तक सॉल्व होता है। स्टोरी पर इफेक्ट, पद्मजा एंटागोनिस्ट होने के बावजूद विलन नहीं बल्कि एक फॉलोड गार्डियन है जो जिसका फियर ऑफ लूजिंग ट्रेडिशन उसकी इंसानी इमोशन से दूर कर देता है। उसकी वजह से ही फिजी अपनी पहचान ढूंढने निकलता है। स्टोरी को इमोशनल डेप्थ क्रिएट होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राजमाता भाग्यश्री देवी, जीनत अमन, फिजी की ग्रैंड मदर, रॉयल प्राइड और विट की सिंबल। दूसरा, कुंवर अनिरुद्ध सिंह, कुणाल कपूर, फिजी का कज़न, सुवेब, कल्टिवेटिव और थ्रोन का हिडन क्लेमेंट। तीसरा, रानी मेहर, अदिति राव हैदरी, अनिरुद्ध की वाइफ, रॉयल, एलिगेंट और इमोशनली अवेयर। चौथा, पिया तारुक रैना, फिजी का बेस्ट फ्रेंड, कॉमिक रिलीफ और रियलिटी के एक। पांचवा, सोफिया बिजनेस पार्टनर, तान्या श्रिया पिकलोनकर, सोफिया की प्रैक्टिकल और ब्लंट पार्टनर।
ओवरऑल इन सब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के थ्रू कहानी में इमोशनल पॉलिटिक्स, ट्रेडिशंस और ह्यूमर का परफेक्ट बैलेंस बनाया गया है। ये कैरेक्टर्स मेन लीड के ट्रांसफॉर्मेशन को पुश करते हैं और स्टोरी को डेप्थ और रिचनेस देते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने मॉडरेट स्टार्ट हुआ, जहां फिल्म ने स्ट्रॉन्ग विजुअल्स और स्टार कास्ट की वजह से इनिशियल क्यूरियोसिटी जनरेट की। फिल्म पहले हफ्ते में कलेक्शन स्टेडी रही, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और मिक्स्ड रिव्यूज़ के चलते थोड़ा स्लो डाउन देखा गया। फिल्म ने कमर्शियल सक्सेस तो नहीं बनाई, लेकिन OTT राइट्स और डिजिटल रिलीज के थ्रू अच्छी कमाई की। क्रिटिक्स ने कहानी और पेसिंग को लेकर कुछ रिजर्वेशंस एक्सप्रेस किए, लेकिन यूथ और रॉयल ड्रामा लवर्स में फिल्म पॉपुलर रही। ओवरऑल ये फिल्म देखने लायक है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों की रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने रॉयल सेटिंग, ग्रैंड विजुअल्स और ईशान खट्टर, भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री को पसंद किया। लाइट हार्टेड मूवमेंट्स और रिलेटेबल फैमिली ड्रामा ने कई व्यूअर्स को इंगेज किया। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि मूवी मॉडर्न रियल रॉयल्टी की एक फ्रेश टेक है। कुछ लोगों ने स्टोरी को प्रेडिक्टेबल और ग्लिस्टिक बताया। क्लाइमैक्स और ट्विस्ट को थोड़ा रस्ड और इमोशनल डेप्थ में कमज़ोर पाया गया। कुछ ऑडियंस को लगा कि ये फिल्म ज़्यादा सुपरफिशियल रॉयल ग्लैमर पर डिपेंडेंट है। ओवरऑल द रॉयल्स एक विजुअली अपीलिंग, एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा है जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल रॉयल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करता है। ऑडियंस ने इसे लाइट वॉच के रूप में एंजॉय किया, पर क्रिटिक्स थोड़ा ज़्यादा डेप्थ और ओरिजिनलिटी एक्सपेक्ट करते थे। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे द रॉयल्स मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ये एक रॉयल फैमिली ड्रामा है जिसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का अच्छा ब्लेंड है। यूनिकनेस यूजुअली रॉयल ड्रामास या तो पूरा ट्रेडिशनल होते हैं या सिर्फ ग्लैमर दिखाते हैं, लेकिन इस फिल्म में रॉयल लाइफस्टाइल के पीछे के स्ट्रगल्स और आइडेंटिटी क्राइसिस को भी हाईलाइट किया गया है। हीरो और हीरोइन दोनों के कॉम्प्लेक्स मोटिवेशंस अच्छे से एक्सप्लोर किए गए हैं, खासकर फिजी का जर्नी फ्रॉम प्रिविलेज्ड प्रिंस टू सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल। रॉयल फैमिली के अंदर जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, सीक्रेट और लेगेसी का प्रेशर होता है वो रियलिस्टिकली दिखाया गया है। फिल्म में लाइट मूवमेंट्स के साथ इमोशनल डेप्थ भी है जो स्टोरी को बैलेंस्ड और इंगेजिंग बनाता है। ओवरऑल मुझे लगा कि ये मूवी एक एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा के साथ एक थॉटफुल मैसेज भी देती है कि असली रॉयल्टी सिर्फ खून से नहीं, वैल्यूज से, इंटीग्रिटी से बनती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। द रॉयल्स वर्सेस किंगडम ऑफ हेवन 2005 में आई हुई। दोनों में रॉयल लेगेसी और एंटिटी क्राइसिस थीम्स कॉमन है, पर द रॉयल्स ज़्यादा पर्सनल और रिलेटेबल है। द रॉयल्स वर्सेस द क्राउन नेटफ्लिक्स सीरीज। द क्राउन डीपली पॉलिटिकल और बायोग्राफिकल है, जबकि द रॉयल्स फिक्शनल रॉयल फैमिली के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और मॉडर्न चैलेंजेस दिखाता है। ओवरऑल द रॉयल्स एक फ्रेश ब्लेंड है रॉयल ग्लैमर और मॉडर्न इमोशनल स्टोरी टेलिंग का, जो ज़्यादा कमर्शियल और रिलेटेबल ऑडियंस को टारगेट करता है, जबकि कुछ क्लासिक रॉयल ड्रामा ज़्यादा सीरियस और हिस्टोरिकल फोकस रखते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म के बहुत सीन्स असली रॉयल हवेली में शूट किए गए, जहां क्रू को लोकल ट्रेडिशंस का ध्यान रखना पड़ा, जैसे कि साइलेंस मेंटेन करना और हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स को केयरफुल हैंडल करना। ईशान और भूमि की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग शूटिंग के दौरान काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई, जिससे उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और नेचुरल लगती थी। कुछ आउटडोर प्लेसेस सीन्स में अनएक्सपेक्टेड बारिश आ गई, जिसने शूट को डिले किया, पर क्रू ने क्रिएटिवली उसे रेनी सीन्स को भी फिल्म में इंक्लूड किया। भूमि को अपने रॉयल लुक के लिए हैवी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहनने पड़े, जो काफ़ी चैलेंजिंग था, स्पेशली लॉन्ग शूटिंग आवर्स के दौरान। ओवरऑल ये छोटे मोमेंट्स शूटिंग को मेमोरेबल बनाते हैं और फिल्म की ऑथेंटिसिटी को और इन्हेंस करते हैं। चलिए बात करते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच था रॉयल ग्लैमर के पीछे की रियल इमोशंस और आइडेंटिटी स्ट्रगल्स को दिखाना, लीड कैरेक्टर्स का नेचुरल केमिस्ट्री को जो फोर्स नहीं लगती, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच का बैलेंस जिसमें फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ लाइट हार्टेड मोमेंट्स भी हैं, पैलेस सेटिंग का ऑथेंटिक फील जो विजुअल एक्सपीरियंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओवरऑल ये सब मिलकर द रॉयल्स को टिपिकल रॉयल ड्रामा से अलग और फ्रेश बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। द रॉयल्स का सेंट्रल मैसेज है असली रॉयल्टी खून से नहीं, वैल्यूज, इंटीग्रिटी और अपनी पहचान से बनती है।
इमोशनल कनेक्ट, फैमिली सीक्रेट्स, आइडेंटिटी स्ट्रगल्स और पर्सनल ग्रोथ के जरिए ऑडियंस इमोशनली जुड़ती है। कैरेक्टर्स के रिलेटेबल डिलेमास जैसे एक्सेप्टेंस, लव और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए गए हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी का थॉटफुल डिबेट फिल्म में है। रॉयल लेगेसी के मीनिंग को क्वेश्चन करने पर फिल्म सोचने पर मजबूर करती है। ओवरऑल इस तरह फिल्म ने ऑडियंस को दिल और दिमाग दोनों से कनेक्ट किया। द रॉयल्स एक नेटफ्लिक्स की इंडियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है जो 9 मई 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस सीरीज़ का निर्देशन प्रियंका घोषे और नूरपुर आस्था ने किया है और इसे रंगीता नेंदी और इशिता प्रीतिशा नेंदी ने क्रिएट किया है। लीड एक्टर्स में ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी ड्रामा जेनर रोम कॉम की वेब सीरीज़ है। इसमें रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जो एक डिसफंक्शनल रॉयल फैमिली और एक एम्बिशियस स्टार्टअप सीईओ के बीच की कहानी को एक्सप्लोर करती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये एक मॉडर्न डे इंडियन रॉयल फैमिली की कहानी है जो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण अपने महल को होटल में बदल देती है। यहाँ एक ट्रेडिशनल राजकुमार और एक सेल्फ मेड सीईओ के बीच रोमांस होता है। शो में रॉयल लेगेसी, मॉडर्न रिलेशनशिप्स और सोशल स्टेयर्स का फ्रेश ब्लेंड है जो इसे अलग और इंगेजिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए रॉयल एस्थेटिक्स, ग्लैमरस विजुअल्स और ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री ने कई व्यूअर्स को प्रभावित किया। कुछ लोगों ने इसे ब्रिजरटोन मीट्स बॉलीवुड का टैग दिया जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न एलिमेंट्स का फ्यूजन दिखाता है। कुछ नेटिजन्स ने ट्रेलर को नादानिया 2.0 जैसे फ्लॉप शो से कंपेयर किया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ब्रिजरटोन से तुलना करने पर विरोध व्यक्त किया। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल क्यूरियोसिटी और बज़ तो क्रिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे ओवरहाइप्ड और अंडरवेलमिंग भी बताया। इसके बावजूद शो ने रिलीज़ के बाद हाई व्यूअरशिप नंबर्स अचीव किए जो कि ट्रेलर का प्रभाव का प्रमाण है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक काल्पनिक राज्य मोरपुर के रॉयल पैलेस से होती है जहां एक वंस ग्लोरियस रॉयल फैमिली अब फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही होती है। उनका शशि महल अब एक बर्डन बन चुका है और उनकी ज़िंदगी का रॉयल स्टेटस सिर्फ नाम का रह गया है। ओपनिंग सीन में हमें देखने को मिलता है कि विजुअल स्टनिंग महल लेकिन जिसमें कहानी कहीं कहीं टूट का उदासी और मजबूरी छुपी होती है। राजमाता भाग्यश्री देवी, जीनत अमन और महारानी पद्मावती सिंह, साक्षी तन्वर जैसे कैरेक्टर्स की एंट्री के साथ ही पता चलता है कि ये रॉयल फैमिली अंदर से कितनी डिसफंक्शनल और डिवाइडेड है। फिर होती है प्रिंस अविराज फिजी सिंह, ईशान खट्टर की एनर्जेटिक और मॉडर्न एंट्री जो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस और अपनी खुद की आइडेंटिटी के बीच जूझ रहा है। कहानी का शुरुआत मेन टोन लाइट हार्टेड और स्टैटिकल होता है, लेकिन बैकग्राउंड में इमोशनल डेप्थ और क्लास कॉन्ट्रास्ट का एक लेयर छुपा होता है। ऑडियंस को शुरू से ही ये महसूस होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी रोम कॉम नहीं बल्कि एक कंटेम्प्रेरी स्टायर है जो रॉयल लेगेसी और मॉडर्न वैल्यूज़ के बीच का टग ऑफ वॉर दिखाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले तो ये लगता है कि फैमिली सिर्फ बजट कट कर रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि महल को गिरवी रख दिया गया है और उनके पास सिर्फ महीने भर का पैसा बचा है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को झटका देता है और रॉयल ग्लैमर के नीचे एक डेस्परेट स्ट्रगल्स फॉर सर्वाइवल छुपा होता है। दूसरा, सोफिया भूमि पेडनेकर एक सेल्फ मेड सीईओ और पावरफुल वुमन के रूप में आती हैं, लेकिन एक पॉइंट पर पता चलता है कि उसका इनिशियल इंटरेस्ट पैलेस और प्रिंस फिजी में नहीं बल्कि बिजनेस टेकओवर में था। तीसरा, स्टोरी में एक शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब फिजी को पता चलता है कि वो राजकुमार नहीं बल्कि एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। इस ट्विस्ट से उसकी आइडेंटिटी, लेगेसी और पैलेस इन द रॉयल फैमिली सब कुछ सीख हो जाता है। चौथा, जब सक्सेशन की बात होती है तो ट्विस्ट ये होता है कि रॉयल ब्लड लाइन का असली वारिस कोई और है जिसे रॉयल फैमिली ने ईयर्स से छुपाया हुआ था। पांचवा, फिजी और सोफिया का रोमांस के बीच एक और कैरेक्टर का एंट्री होता है जो सोफिया के पास से जुड़े होती है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं।
चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पैलेस में एक मैसिव कंपटीशन होता है। प्रिंस फेजी, ईशान खट्टर, सोफिया भूमि पेडनेकर, राजमाता जीनत अमन और महारानी पद्मजा साक्षी तन्वर के बीच। फिजी को फाइनली पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है और उसका पूरा लाइफ एक इल्यूजन रहा है। उसका रॉयल आइडेंटिटी टूट जाता है और वो इमोशनली कोलैप्स करता है। सोफिया भी कॉन्फेस करती है कि उसने इनिशियली पैलेस का बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन अब वो फिजी से जेनरली प्यार करती है। कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक अगर 24 घंटे में डिवेटर रिपेयर नहीं होता तो पैलेस बैंक के नाम हो जाएगा। फैमिली के सभी लोग एक बार तो गिव अप कर देते हैं और महल के हर हार खोने में उदासी और गिल्ट छा जाती है। लेकिन फिजी एक बोल्ड डिसीजन लेता है अपनी पहचान बनाने का, बिना रॉयल टाइटल के। फिजी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जहां वो एक्सेप्ट करता है कि वो रॉयल ब्लड से नहीं, पर वो अनाउंस करता है कि रॉयल होना सिर्फ खून से नहीं, नीयत का सवाल है और वो पैलेस को पब्लिक हेरिटेज स्पेस में कन्वर्ट करेगा। ये मोमेंट ऑडियंस के इमोशनली कैथरिक होता है और एक आदमी अपनी लेगेसी खुद लिखता है बिना प्रिविलेज के। सोफिया एक फाइनल ट्विस्ट के साथ वापस आती है, लेकिन अब किसी इन्वेस्टर या सीईओ के रूप में नहीं, एक पार्टनर के रूप में। पैलेस अब एक कल्चर और हॉस्पिटैलिटी हब बन चुका है जहां लोग रॉयल हिस्ट्री के साथ लोकल टैलेंट, आर्ट और इमोशन से जुड़ते हैं। फिजी के कैरेक्टर आर्क से ये मैसेज मिलता है कि खून से ज़्यादा कर्म इम्पोर्टेंट है। रॉयल होना एक लेबल नहीं, एक जिम्मेदारी है और वो कोई भी उठा सकता है। सोफिया और फिजी का रिलेशनशिप रॉयल स्टेटस से शुरू हुआ था, पर एंड होता है वो एक ऑनेस्ट फ्लैलोड ह्यूमन कनेक्शन बन गया जहां उन्होंने अपने सच को साथ खड़े रहे। ओवरऑल फिजी का आइडेंटिटी क्राइसिस और सेल्फ डिस्कवरी का सफ़र बताता है कि असली राजकुमार वही होता है जो लोगों का दर्द समझे और ना कि जो सिर्फ ताज पहने। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो प्रिंस अविराज, फिजी सिंह, ईशान खट्टर। एक मॉडर्न डे इंडियन प्रिंस जो रॉयल लेगेसी और पर्सनल आइडेंटिटी के बीच फंसा हुआ है। चार्मिंग, फन लविंग, थोड़ा केयरलेस लगने वाला, लेकिन अंदर से सेंसिटिव और थॉटफुल। पहले अपनी रॉयल इमेज को बचाना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका फोकस अपनी असली पहचान और पर्पसफुल लाइफ बन जाता है। हीरोइन सोफिया कनमनी शेखर, भूमि पेडनेकर एक सेल्फ मेड सीईओ जो पैलेस को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती हैं, लेकिन फिजिक्स से मिलके इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती है। एम्बिशियस, बोल्ड, प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट लेकिन इमोशनली गार्डेड। अपनी मेहनत से सक्सेस और रिस्पेक्ट कमाना बिना किसी लेगेसी या सपोर्ट के। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एक रॉयल्टी का वेट उठाता है, दूसरा वनरेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। ये स्टोरी का कोर इमोशनल स्ट्रेंथ बन जाता है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट महारानी पद्मजा सिंह, फिजी की मदर और रॉयल फैमिली की ट्रेडिशनलिस्ट हेड जो पैलेस और प्योर ब्लड लाइन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। स्ट्रिक्ट, कंट्रोलिंग, इमोशनली रिप्रेस्ड और लेगेसी ऑब्सेस्ड। रॉयल नाम और ट्रेडिशन के बीच किसी भी हालत में बचाए रखना, चाहे उसके लिए सच छुपाना क्यों ना पड़े। ओवरऑल फिजी का अडॉप्शन का राज उसी ने छुपाया होता है। सोफिया का आउटसाइडर समाज के अपोज करती हैं, जिससे मेन कपल के बीच कॉन्फ्लिक्ट आता है। उसकी रिगिडिटी और प्राइड स्टोरी में इमोशनल ब्लॉक क्रिएट करती हैं जो क्लाइमेक्स तक सॉल्व होता है। स्टोरी पर इफेक्ट, पद्मजा एंटागोनिस्ट होने के बावजूद विलन नहीं बल्कि एक फॉलोड गार्डियन है जिसका फियर ऑफ लूजिंग ट्रेडिशन उसकी इंसानी इमोशन से दूर कर देता है। उसकी वजह से ही फिजी अपनी पहचान ढूंढने निकलता है। स्टोरी को इमोशनल डेप्थ क्रिएट होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राजमाता भाग्यश्री देवी, जीनत अमन, फिजी की ग्रैंड मदर, रॉयल प्राइड और विट की सिंबल। दूसरा, कुंवर अनिरुद्ध सिंह, कुणाल कपूर, फिजी का कज़न, सुवेब, कल्टिवेटिव और थ्रोन का हिडन क्लेमेंट। तीसरा, रानी मेहर, अदिति राव हैदरी, अनिरुद्ध की वाइफ, रॉयल, एलिगेंट और इमोशनली अवेयर। चौथा, पिया तारुक रैना, फिजी का बेस्ट फ्रेंड, कॉमिक रिलीफ और रियलिटी के एक। पांचवा, सोफिया बिजनेस पार्टनर, तान्या श्रिया पिकलोनकर, सोफिया की प्रैक्टिकल और ब्लंट पार्टनर।
ओवरऑल इन सब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के थ्रू कहानी में इमोशनल पॉलिटिक्स, ट्रेडिशंस और ह्यूमर का परफेक्ट बैलेंस बनाया गया है। ये कैरेक्टर्स मेन लीड के ट्रांसफॉर्मेशन को पुश करते हैं और स्टोरी को डेप्थ और रिचनेस देते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने मॉडरेट स्टार्ट हुआ, जहां फिल्म ने स्ट्रॉन्ग विजुअल्स और स्टार कास्ट की वजह से इनिशियल क्यूरियोसिटी जनरेट की। फिल्म पहले हफ्ते में कलेक्शन स्टेडी रही, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और मिक्स्ड रिव्यूज़ के चलते थोड़ा स्लो डाउन देखा गया। फिल्म ने कमर्शियल सक्सेस तो नहीं बनाई, लेकिन OTT राइट्स और डिजिटल रिलीज के थ्रू अच्छी कमाई की। क्रिटिक्स ने कहानी और पेसिंग को लेकर कुछ रिजर्वेशंस एक्सप्रेस किए, लेकिन यूथ और रॉयल ड्रामा लवर्स में फिल्म पॉपुलर रही। ओवरऑल ये फिल्म देखने लायक है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों की रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने रॉयल सेटिंग, ग्रैंड विजुअल्स और ईशान खट्टर, भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री को पसंद किया। लाइट हार्टेड मूवमेंट्स और रिलेटेबल फैमिली ड्रामा ने कई व्यूअर्स को इंगेज किया। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि मूवी मॉडर्न रियल रॉयल्टी की एक फ्रेश टेक है। कुछ लोगों ने स्टोरी को प्रेडिक्टेबल और ग्लिस्ट बताया। क्लाइमैक्स और ट्विस्ट को थोड़ा रस्ड और इमोशनल डेप्थ में कमज़ोर पाया गया। कुछ ऑडियंस को लगा कि ये फिल्म ज़्यादा सुपरफिशियल रॉयल ग्लैमर पर डिपेंडेंट है। ओवरऑल द रॉयल्स एक विजुअली अपीलिंग, एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा है जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल रॉयल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करता है। ऑडियंस ने इसे लाइट वॉच के रूप में एंजॉय किया, पर क्रिटिक्स थोड़ा ज़्यादा डेप्थ और ओरिजिनलिटी एक्सपेक्ट करते थे। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे द रॉयल्स मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ये एक रॉयल फैमिली ड्रामा है जिसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का अच्छा ब्लेंड है। यूनिकनेस यूजुअली रॉयल ड्रामास या तो पूरा ट्रेडिशनल होते हैं या सिर्फ ग्लैमर दिखाते हैं, लेकिन इस फिल्म में रॉयल लाइफस्टाइल के पीछे के स्ट्रगल्स और आइडेंटिटी क्राइसिस को भी हाईलाइट किया गया है। हीरो और हीरोइन दोनों के कॉम्प्लेक्स मोटिवेशंस अच्छे से एक्सप्लोर किए गए हैं, खासकर फिजी का जर्नी फ्रॉम प्रिविलेज्ड प्रिंस टू सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल। रॉयल फैमिली के अंदर जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, सीक्रेट और लेगेसी का प्रेशर होता है वो रियलिस्टिकली दिखाया गया है। फिल्म में लाइट मूवमेंट्स के साथ इमोशनल डेप्थ भी है जो स्टोरी को बैलेंस्ड और इंगेजिंग बनाता है। ओवरऑल मुझे लगा कि ये मूवी एक एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा के साथ एक थॉटफुल मैसेज भी देती है कि असली रॉयल्टी सिर्फ खून से नहीं, वैल्यूज से, इंटीग्रिटी से बनती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। द रॉयल्स वर्सेस किंगडम ऑफ हेवन 2005 में आई हुई। दोनों में रॉयल लेगेसी और एंटिटी क्राइसिस थीम्स कॉमन है, पर द रॉयल्स ज़्यादा पर्सनल और रिलेटेबल है। द रॉयल्स वर्सेस द क्राउन नेटफ्लिक्स सीरीज। द क्राउन डीपली पॉलिटिकल और बायोग्राफिकल है, जबकि द रॉयल्स फिक्शनल रॉयल फैमिली के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और मॉडर्न चैलेंजेस दिखाता है। ओवरऑल द रॉयल्स एक फ्रेश ब्लेंड है रॉयल ग्लैमर और मॉडर्न इमोशनल स्टोरी टेलिंग का, जो ज़्यादा कमर्शियल और रिलेटेबल ऑडियंस को टारगेट करता है, जबकि कुछ क्लासिक रॉयल ड्रामा ज़्यादा सीरियस और हिस्टोरिकल फोकस रखते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म के बहुत सीन्स असली रॉयल हवेली में शूट किए गए, जहां क्रू को लोकल ट्रेडिशंस का ध्यान रखना पड़ा, जैसे कि साइलेंस मेंटेन करना और हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स को केयरफुल हैंडल करना। ईशान और भूमि की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग शूटिंग के दौरान काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई, जिससे उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और नेचुरल लगती थी। कुछ आउटडोर प्लेसेस सीन्स में अनएक्सपेक्टेड बारिश आ गई, जिसने शूट को डिले किया, पर क्रू ने क्रिएटिवली उसे रेनी सीन्स को भी फिल्म में इंक्लूड किया। भूमि को अपने रॉयल लुक के लिए हैवी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहनने पड़े, जो काफ़ी चैलेंजिंग था, स्पेशली लॉन्ग शूटिंग आवर्स के दौरान। ओवरऑल ये छोटे मोमेंट्स शूटिंग को मेमोरेबल बनाते हैं और फिल्म की ऑथेंटिसिटी को और इन्हेंस करते हैं। चलिए बात करते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच था रॉयल ग्लैमर के पीछे की रियल इमोशंस और आइडेंटिटी स्ट्रगल्स को दिखाना, लीड कैरेक्टर्स का नेचुरल केमिस्ट्री को जो फोर्स्ड नहीं लगती, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच का बैलेंस जिसमें फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ लाइट हार्टेड मोमेंट्स भी हैं, पैलेस सेटिंग का ऑथेंटिक फील जो विजुअल एक्सपीरियंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओवरऑल ये सब मिलकर द रॉयल्स को टिपिकल रॉयल ड्रामा से अलग और फ्रेश बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। द रॉयल्स का सेंट्रल मैसेज है असली रॉयल्टी खून से नहीं, वैल्यूज, इंटीग्रिटी और अपनी पहचान से बनती है।
इमोशनल कनेक्ट, फैमिली सीक्रेट्स, आइडेंटिटी स्ट्रगल्स और पर्सनल ग्रोथ के जरिए ऑडियंस इमोशनली जुड़ती है। कैरेक्टर्स के रिलेटेबल डिलेमास जैसे एक्सेप्टेंस, लव और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए गए हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी का थॉटफुल डिबेट फिल्म में है। रॉयल लेगेसी के मीनिंग को क्वेश्चन करने पर फिल्म सोचने पर मजबूर करती है। ओवरऑल इस तरह फिल्म ने ऑडियंस को दिल और दिमाग दोनों से कनेक्ट किया। द रॉयल्स एक नेटफ्लिक्स की इंडियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है जो 9 मई 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस सीरीज़ का निर्देशन प्रियंका घोषे और नूरपुर आस्था ने किया है और इसे रंगीता प्रस्तुमानेडी और इशिता प्रीतिशा नेंदी ने क्रिएट किया है। लीड एक्टर्स में ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी ड्रामा जेनर रोम कॉम की वेब सीरीज़ है। इसमें रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जो एक डिसफंक्शनल रॉयल फैमिली और एक एम्बिशियस स्टार्टअप सीईओ के बीच की कहानी को एक्सप्लोर करती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये एक मॉडर्न डे इंडियन रॉयल फैमिली की कहानी है जो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण अपने महल को होटल में बदल देती है। यहाँ एक ट्रेडिशनल राजकुमार और एक सेल्फ मेड सीईओ के बीच रोमांस होता है। शो में रॉयल लेगेसी, मॉडर्न रिलेशनशिप्स और सोशल स्टेयर्स का फ्रेश ब्लेंड है जो इसे अलग और इंगेजिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए रॉयल एस्थेटिक्स, ग्लैमरस विजुअल्स और ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री ने कई व्यूअर्स को प्रभावित किया। कुछ लोगों ने इसे ब्रिजरटोन मीट्स बॉलीवुड का टैग दिया जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न एलिमेंट्स का फ्यूजन दिखाता है। कुछ नेटिजन्स ने ट्रेलर को नादानिया 2.0 जैसे फ्लॉप शो से कंपेयर किया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ब्रिजरटोन से तुलना करने पर विरोध व्यक्त किया। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल क्यूरियोसिटी और बज़ तो क्रिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे ओवरहाइप्ड और अंडरवेलमिंग भी बताया। इसके बावजूद शो ने रिलीज़ के बाद हाई व्यूअरशिप नंबर्स अचीव किए जो कि ट्रेलर का प्रभाव का प्रमाण है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक काल्पनिक राज्य मोरपुर के रॉयल पैलेस से होती है जहां एक वंस ग्लोरियस रॉयल फैमिली अब फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही होती है। उनका शशि महल अब एक बर्डन बन चुका है और उनकी ज़िंदगी का रॉयल स्टेटस सिर्फ नाम का रह गया है। ओपनिंग सीन में हमें देखने को मिलता है कि विजुअल स्टनिंग महल लेकिन जिसमें कहानी कहीं कहीं टूट का उदासी और मजबूरी छुपी होती है। राजमाता भाग्यश्री देवी, जीनत अमन और महारानी पद्मावती सिंह, साक्षी तन्वर जैसे कैरेक्टर्स की एंट्री के साथ ही पता चलता है कि ये रॉयल फैमिली अंदर से कितनी डिसफंक्शनल और डिवाइडेड है। फिर होती है प्रिंस अविराज फिजी सिंह, ईशान खट्टर की एनर्जेटिक और मॉडर्न एंट्री जो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस और अपनी खुद की आइडेंटिटी के बीच जूझ रहा है। कहानी का शुरुआत मेन टोन लाइट हार्टेड और स्टैटिकल होता है, लेकिन बैकग्राउंड में इमोशनल डेप्थ और क्लास कॉन्ट्रास्ट का एक लेयर छुपा होता है। ऑडियंस को शुरू से ही ये महसूस होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी रोम कॉम नहीं बल्कि एक कंटेम्प्रेरी स्टायर है जो रॉयल लेगेसी और मॉडर्न वैल्यूज़ के बीच का टग ऑफ वॉर दिखाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले तो ये लगता है कि फैमिली सिर्फ बजट कट कर रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि महल को गिरवी रख दिया गया है और उनके पास सिर्फ महीने भर का पैसा बचा है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को झटका देता है और रॉयल ग्लैमर के नीचे एक डेस्परेट स्ट्रगल्स फॉर सर्वाइवल छुपा होता है। दूसरा, सोफिया भूमि पेडनेकर एक सेल्फ मेड सीईओ और पावरफुल वुमन के रूप में आती हैं, लेकिन एक पॉइंट पर पता चलता है कि उसका इनिशियल इंटरेस्ट पैलेस और प्रिंस फिजी में नहीं बल्कि बिजनेस टेकओवर में था। तीसरा, स्टोरी में एक शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब फिजी को पता चलता है कि वो राजकुमार नहीं बल्कि एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। इस ट्विस्ट से उसकी आइडेंटिटी, लेगेसी और पैलेस इन द रॉयल फैमिली सब कुछ सीख हो जाता है। चौथा, जब सक्सेशन की बात होती है तो ट्विस्ट ये होता है कि रॉयल ब्लड लाइन का असली वारिस कोई और है जिसे रॉयल फैमिली ने ईयर्स से छुपाया हुआ था। पांचवा, फिजी और सोफिया का रोमांस के बीच एक और कैरेक्टर का एंट्री होता है जो सोफिया के पास से जुड़ी होती है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं।
चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पैलेस में एक मैसिव कॉम्पिटिशन होता है। प्रिंस फेजी, ईशान खट्टर, सोफिया भूमि पेडनेकर, राजमाता जीनत अमन और महारानी पद्मजा साक्षी तन्वर के बीच। फिजी को फाइनली पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है और उसका पूरा लाइफ एक इल्यूजन रहा है। उसका रॉयल आइडेंटिटी टूट जाता है और वो इमोशनली कोलैप्स करता है। सोफिया भी कॉन्फेस करती है कि उसने इनिशियली पैलेस का बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन अब वो फिजी से जेनरली प्यार करती है। कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक अगर 24 घंटे में डिवेट रिपे नहीं होता तो पैलेस बैंक के नाम हो जाएगा। फैमिली के सभी लोग एक बार तो गिव अप कर देते हैं और महल के हर हार खोने में उदासी और गिल्ट छा जाती है। लेकिन फिजी एक बोल्ड डिसीजन लेता है अपनी पहचान बनाने का, बिना रॉयल टाइटल के। फिजी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जहां वो एक्सेप्ट करता है कि वो रॉयल ब्लड से नहीं, पर वो अनाउंस करता है कि रॉयल होना सिर्फ खून से नहीं, नीयत का सवाल है और वो पैलेस को पब्लिक हेरिटेज स्पेस में कन्वर्ट करेगा। ये मोमेंट ऑडियंस के इमोशनली कैथरिक होता है और एक आदमी अपनी लेगेसी खुद लिखता है बिना प्रिविलेज के। सोफिया एक फाइनल ट्विस्ट के साथ वापस आती है, लेकिन अब किसी इन्वेस्टर या सीईओ के रूप में नहीं, एक पार्टनर के रूप में। पैलेस अब एक कल्चर और हॉस्पिटैलिटी हब बन चुका है जहां लोग रॉयल हिस्ट्री के साथ लोकल टैलेंट, आर्ट और इमोशन से जुड़ते हैं। फिजी के कैरेक्टर आर्क से ये मैसेज मिलता है कि खून से ज़्यादा कर्म इम्पोर्टेंट है। रॉयल होना एक लेबल नहीं, एक जिम्मेदारी है और वो कोई भी उठा सकता है। सोफिया और फिजी का रिलेशनशिप रॉयल स्टेटस से शुरू हुआ था, पर एंड होता है वो एक ऑनेस्ट फ्लैलोड ह्यूमन कनेक्शन बन गया जहां उन्होंने अपने सच को साथ खड़े रहे। ओवरऑल फिजी का आइडेंटिटी क्राइसिस और सेल्फ डिस्कवरी का सफ़र बताता है कि असली राजकुमार वही होता है जो लोगों का दर्द समझे और ना कि जो सिर्फ ताज पहने। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो प्रिंस अविराज, फिजी सिंह, ईशान खट्टर। एक मॉडर्न डे इंडियन प्रिंस जो रॉयल लेगेसी और पर्सनल आइडेंटिटी के बीच फंसा हुआ है। चार्मिंग, फन लविंग, थोड़ा केयरलेस लगने वाला, लेकिन अंदर से सेंसिटिव और थॉटफुल। पहले अपनी रॉयल इमेज को बचाना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका फोकस अपनी असली पहचान और पर्पसफुल लाइफ बन जाता है। हीरोइन सोफिया कनमनी शेखर, भूमि पेडनेकर एक सेल्फ मेड सीईओ जो पैलेस को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती हैं, लेकिन फिजिक्स से मिलके इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती हैं। एम्बिशियस, बोल्ड, प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट लेकिन इमोशनली गार्डेड। अपनी मेहनत से सक्सेस और रिस्पेक्ट कमाना बिना किसी लेगेसी या सपोर्ट के। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एक रॉयल्टी का वेट उठाता है, दूसरा वनरेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। ये स्टोरी का कोर इमोशनल स्ट्रेंथ बन जाता है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट महारानी पद्मजा सिंह, फिजी की मदर और रॉयल फैमिली की ट्रेडिशनलिस्ट हेड जो पैलेस और प्योर ब्लड लाइन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। स्ट्रिक्ट, कंट्रोलिंग, इमोशनली रिप्रेस्ड और लेगेसी ऑब्सेस्ड। रॉयल नाम और ट्रेडिशन के बीच किसी भी हालत में बचाए रखना, चाहे उसके लिए सच छुपाना क्यों ना पड़े। ओवरऑल फिजी का अडॉप्शन का राज उसी ने छुपाया होता है। सोफिया का आउटसाइडर समझ के अपोज करती हैं, जिससे मेन कपल के बीच कॉन्फ्लिक्ट आता है। उसकी रिगिडिटी और प्राइड स्टोरी में इमोशनल ब्लॉक क्रिएट करती हैं जो क्लाइमेक्स तक सॉल्व होता है। स्टोरी पर इफेक्ट, पद्मजा एंटागोनिस्ट होने के बावजूद विलन नहीं बल्कि एक फॉलोड गार्डियन है जिसका फियर ऑफ लूजिंग ट्रेडिशन उसकी इंसानी इमोशन से दूर कर देता है। उसकी वजह से ही फिजी अपनी पहचान ढूंढने निकलता है। स्टोरी को इमोशनल डेप्थ क्रिएट होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राजमाता भाग्यश्री देवी, जीनत अमन, फिजी की ग्रैंडमदर, रॉयल प्राइड और विट की सिंबल। दूसरा, कुंवर अनिरुद्ध सिंह, कुणाल कपूर, फिजी का कज़न, सुवेब, कल्टिवेटिव और थ्रोन का हिडन क्लेमेंट। तीसरा, रानी मेहर, अदिति राव हैदरी, अनिरुद्ध की वाइफ, रॉयल, एलिगेंट और इमोशनली अवेयर। चौथा, पिया तारुक रैना, फिजी का बेस्ट फ्रेंड, कॉमिक रिलीफ और रियलिटी के एक। पांचवा, सोफिया बिजनेस पार्टनर, तान्या श्रिया पिकलोनकर, सोफिया की प्रैक्टिकल और ब्लंट पार्टनर।
ओवरऑल इन सब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के थ्रू कहानी में इमोशनल पॉलिटिक्स, ट्रेडिशंस और ह्यूमर का परफेक्ट बैलेंस बनाया गया है। ये कैरेक्टर्स मेन लीड के ट्रांसफॉर्मेशन को पुश करते हैं और स्टोरी को डेप्थ और रिचनेस देते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने मॉडरेट स्टार्ट हुआ, जहां फिल्म ने स्ट्रॉन्ग विजुअल्स और स्टार कास्ट की वजह से इनिशियल क्यूरियोसिटी जनरेट की। फिल्म पहले हफ्ते में कलेक्शन स्टेडी रही, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और मिक्स्ड रिव्यूज़ के चलते थोड़ा स्लो डाउन देखा गया। फिल्म ने कमर्शियल सक्सेस तो नहीं बनाई, लेकिन OTT राइट्स और डिजिटल रिलीज के थ्रू अच्छी कमाई की। क्रिटिक्स ने कहानी और पेसिंग को लेकर कुछ रिजर्वेशंस एक्सप्रेस किए, लेकिन यूथ और रॉयल ड्रामा लवर्स में फिल्म पॉपुलर रही। ओवरऑल ये फिल्म देखने लायक है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों की रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने रॉयल सेटिंग, ग्रैंड विजुअल्स और ईशान खट्टर, भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री को पसंद किया। लाइट हार्टेड मूवमेंट्स और रिलेटेबल फैमिली ड्रामा ने कई व्यूअर्स को इंगेज किया। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि मूवी मॉडर्न रियल रॉयल्टी की एक फ्रेश टेक है। कुछ लोगों ने स्टोरी को प्रेडिक्टेबल और ग्लिस्ट बताया। क्लाइमैक्स और ट्विस्ट को थोड़ा रस्ड और इमोशनल डेप्थ में कमज़ोर पाया गया। कुछ ऑडियंस को लगा कि ये फिल्म ज़्यादा सुपरफिशियल रॉयल ग्लैमर पर डिपेंडेंट है। ओवरऑल द रॉयल्स एक विजुअली अपीलिंग, एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा है जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल रॉयल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करता है। ऑडियंस ने इसे लाइट वॉच के रूप में एंजॉय किया, पर क्रिटिक्स थोड़ा ज़्यादा डेप्थ और ओरिजिनलिटी एक्सपेक्ट करते थे। चलिए मेरी पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे द रॉयल्स मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ये एक रॉयल फैमिली ड्रामा है जिसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का अच्छा ब्लेंड है। यूनिकनेस यूजुअली रॉयल ड्रामास या तो पूरा ट्रेडिशनल होते हैं या सिर्फ ग्लैमर दिखाते हैं, लेकिन इस फिल्म में रॉयल लाइफस्टाइल के पीछे के स्ट्रगल्स और आइडेंटिटी क्राइसिस को भी हाईलाइट किया गया है। हीरो और हीरोइन दोनों के कॉम्प्लेक्स मोटिवेशंस अच्छे से एक्सप्लोर किए गए हैं, खासकर फिजी का जर्नी फ्रॉम प्रिविलेज्ड प्रिंस टू सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल। रॉयल फैमिली के अंदर जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, सीक्रेट और लेगेसी का प्रेशर होता है वो रियलिस्टिकली दिखाया गया है। फिल्म में लाइट मूवमेंट्स के साथ इमोशनल डेप्थ भी है जो स्टोरी को बैलेंस्ड और इंगेजिंग बनाता है। ओवरऑल मुझे लगा कि ये मूवी एक एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा के साथ एक थॉटफुल मैसेज भी देती है कि असली रॉयल्टी सिर्फ खून से नहीं, वैल्यूज से, इंटीग्रिटी से बनती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। द रॉयल्स वर्सेस किंगडम ऑफ हेवन 2005 में आई हुई, दोनों में रॉयल लेगेसी और एंटिटी क्राइसिस थीम्स कॉमन है, पर द रॉयल्स ज़्यादा पर्सनल और रिलेटेबल है। द रॉयल्स वर्सेस द क्राउन नेटफ्लिक्स सीरीज। द क्राउन डीपली पॉलिटिकल और बायोग्राफिकल है, जबकि द रॉयल्स फिक्शनल रॉयल फैमिली के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और मॉडर्न चैलेंजेस दिखाता है। ओवरऑल द रॉयल्स एक फ्रेश ब्लेंड है रॉयल ग्लैमर और मॉडर्न इमोशनल स्टोरी टेलिंग का, जो ज़्यादा कमर्शियल और रिलेटेबल ऑडियंस को टारगेट करता है, जबकि कुछ क्लासिक रॉयल ड्रामा ज़्यादा सीरियस और हिस्टोरिकल फोकस रखते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म के बहुत सीन्स असली रॉयल हवेली में शूट किए गए, जहां क्रू को लोकल ट्रेडिशंस का ध्यान रखना पड़ा, जैसे कि साइलेंस मेंटेन करना और हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स को केयरफुल हैंडल करना। ईशान और भूमि की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग शूटिंग के दौरान काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई, जिससे उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और नेचुरल लगती थी। कुछ आउटडोर प्लेसेस सीन्स में अनएक्सपेक्टेड बारिश आ गई, जिसने शूट को डिले किया, पर क्रू ने क्रिएटिवली उसे रेनी सीन्स को भी फिल्म में इंक्लूड किया। भूमि को अपने रॉयल लुक के लिए हैवी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहनने पड़े, जो काफ़ी चैलेंजिंग था, स्पेशली लॉन्ग शूटिंग आवर्स के दौरान। ओवरऑल ये छोटे मोमेंट्स शूटिंग को मेमोरेबल बनाते हैं और फिल्म की ऑथेंटिसिटी को और इन्हेंस करते हैं। चलिए बात करते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच था रॉयल ग्लैमर के पीछे की रियल इमोशंस और आइडेंटिटी स्ट्रगल्स को दिखाना, लीड कैरेक्टर्स का नेचुरल केमिस्ट्री को जो फोर्स्ड नहीं लगती, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच का बैलेंस जिसमें फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ लाइट हार्टेड मोमेंट्स भी हैं, पैलेस सेटिंग का ऑथेंटिक फील जो विजुअल एक्सपीरियंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओवरऑल ये सब मिलकर द रॉयल्स को टिपिकल रॉयल ड्रामा से अलग और फ्रेश बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। द रॉयल्स का सेंट्रल मैसेज है असली रॉयल्टी खून से नहीं, वैल्यूज, इंटीग्रिटी और अपनी पहचान से बनती है।
इमोशनल कनेक्ट, फैमिली सीक्रेट्स, आइडेंटिटी स्ट्रगल्स और पर्सनल ग्रोथ के जरिए ऑडियंस इमोशनली जुड़ती है। कैरेक्टर्स के रिलेटेबल डिलेमास जैसे एक्सेप्टेंस, लव और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए गए हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी का थॉटफुल डिबेट फिल्म में है। रॉयल लेगेसी के मीनिंग को क्वेश्चन करने पर फिल्म सोचने पर मजबूर करती है। ओवरऑल इस तरह फिल्म ने ऑडियंस को दिल और दिमाग दोनों से कनेक्ट किया। द रॉयल्स एक नेटफ्लिक्स की इंडियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है जो 9 मई 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस सीरीज़ का निर्देशन प्रियंका घोषे और नूरपुर आस्था ने किया है और इसे रंगीता नेंदी और इशिता प्रीतिशा नेंदी ने क्रिएट किया है। लीड एक्टर्स में ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी ड्रामा जेनर रोम कॉम की वेब सीरीज़ है। इसमें रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जो एक डिसफंक्शनल रॉयल फैमिली और एक एम्बिशियस स्टार्टअप सीईओ के बीच की कहानी को एक्सप्लोर करती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये एक मॉडर्न डे इंडियन रॉयल फैमिली की कहानी है जो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण अपने महल को होटल में बदल देती है। यहाँ एक ट्रेडिशनल राजकुमार और एक सेल्फ मेड सीईओ के बीच रोमांस होता है। शो में रॉयल लेगेसी, मॉडर्न रिलेशनशिप्स और सोशल स्टेयर्स का फ्रेश ब्लेंड है जो इसे अलग और इंगेजिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए रॉयल एस्थेटिक्स, ग्लैमरस विजुअल्स और ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री ने कई व्यूअर्स को प्रभावित किया। कुछ लोगों ने इसे ब्रिजरटोन मीट्स बॉलीवुड का टैग दिया जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न एलिमेंट्स का फ्यूजन दिखाता है। कुछ नेटिजन्स ने ट्रेलर को नादानिया 2.0 जैसे फ्लॉप शो से कंपेयर किया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ब्रिजरटोन से तुलना करने पर विरोध व्यक्त किया। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल क्यूरियोसिटी और बज़ तो क्रिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे ओवरहाइप्ड और अंडरवेलमिंग भी बताया। इसके बावजूद शो ने रिलीज़ के बाद हाई व्यूअरशिप नंबर्स अचीव किए जो कि ट्रेलर का प्रभाव का प्रमाण है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक काल्पनिक राज्य मोरपुर के रॉयल पैलेस से होती है जहां एक वंस ग्लोरियस रॉयल फैमिली अब फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही होती है। उनका शशि महल अब एक बर्डन बन चुका है और उनकी ज़िंदगी का रॉयल स्टेटस सिर्फ नाम का रह गया है। ओपनिंग सीन में हमें देखने को मिलता है कि विजुअल स्टनिंग महल लेकिन जिसमें कहानी कहीं कहीं टूट का उदासी और मजबूरी छुपी होती है। राजमाता भाग्यश्री देवी, जीनत अमन और महारानी पद्मावती सिंह, साक्षी तन्वर जैसे कैरेक्टर्स की एंट्री के साथ ही पता चलता है कि ये रॉयल फैमिली अंदर से कितनी डिसफंक्शनल और डिवाइडेड है। फिर होती है प्रिंस अविराज फिजी सिंह, ईशान खट्टर की एनर्जेटिक और मॉडर्न एंट्री जो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस और अपनी खुद की आइडेंटिटी के बीच जूझ रहा है। कहानी का शुरुआत मेन टोन लाइट हार्टेड और स्टैटिकल होता है, लेकिन बैकग्राउंड में इमोशनल डेप्थ और क्लास कॉन्ट्रास्ट का एक लेयर छुपा होता है। ऑडियंस को शुरू से ही ये महसूस होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी रोम कॉम नहीं बल्कि एक कंटेम्प्रेरी स्टायर है जो रॉयल लेगेसी और मॉडर्न वैल्यूज़ के बीच का टग ऑफ वॉर दिखाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले तो ये लगता है कि फैमिली सिर्फ बजट कट कर रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि महल को गिरवी रख दिया गया है और उनके पास सिर्फ महीने भर का पैसा बचा है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को झटका देता है और रॉयल ग्लैमर के नीचे एक डेस्परेट स्ट्रगल्स फॉर सर्वाइवल छुपा होता है। दूसरा, सोफिया भूमि पेडनेकर एक सेल्फ मेड सीईओ और पावरफुल वुमन के रूप में आती हैं, लेकिन एक पॉइंट पर पता चलता है कि उसका इनिशियल इंटरेस्ट पैलेस और प्रिंस फिजी में नहीं बल्कि बिजनेस टेकओवर में था। तीसरा, स्टोरी में एक शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब फिजी को पता चलता है कि वो राजकुमार नहीं बल्कि एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। इस ट्विस्ट से उसकी आइडेंटिटी, लेगेसी और पैलेस इन द रॉयल फैमिली सब कुछ सीख हो जाता है। चौथा, जब सक्सेशन की बात होती है तो ट्विस्ट ये होता है कि रॉयल ब्लड लाइन का असली वारिस कोई और है जिसे रॉयल फैमिली ने ईयर्स से छुपाया हुआ था। पांचवा, फिजी और सोफिया का रोमांस के बीच एक और कैरेक्टर का एंट्री होता है जो सोफिया के पास से जुड़ी होती है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं।
चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पैलेस में एक मैसिव कॉम्पिटिशन होता है। प्रिंस फिजी, ईशान खट्टर, सोफिया भूमि पेडनेकर, राजमाता जीनत अमन और महारानी पद्मजा साक्षी तन्वर के बीच। फिजी को फाइनली पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है और उसका पूरा लाइफ एक इल्यूजन रहा है। उसका रॉयल आइडेंटिटी टूट जाता है और वो इमोशनली कोलैप्स करता है। सोफिया भी कॉन्फेस करती है कि उसने इनिशियली पैलेस का बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन अब वो फिजी से जेन्युइनली प्यार करती है। कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक अगर 24 घंटे में डिवेट रिपे नहीं होता तो पैलेस बैंक के नाम हो जाएगा। फैमिली के सभी लोग एक बार तो गिव अप कर देते हैं और महल के हर हार खोने में उदासी और गिल्ट छा जाती है। लेकिन फिजी एक बोल्ड डिसीजन लेता है अपनी पहचान बनाने का, बिना रॉयल टाइटल के। फिजी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जहां वो एक्सेप्ट करता है कि वो रॉयल ब्लड से नहीं, पर वो अनाउंस करता है कि रॉयल होना सिर्फ खून से नहीं, नीयत का सवाल है और वो पैलेस को पब्लिक हेरिटेज स्पेस में कन्वर्ट करेगा। ये मोमेंट ऑडियंस के इमोशनली कैथरिक होता है और एक आदमी अपनी लेगेसी खुद लिखता है बिना प्रिविलेज के। सोफिया एक फाइनल ट्विस्ट के साथ वापस आती है, लेकिन अब किसी इन्वेस्टर या सीईओ के रूप में नहीं, एक पार्टनर के रूप में। पैलेस अब एक कल्चर और हॉस्पिटैलिटी हब बन चुका है जहां लोग रॉयल हिस्ट्री के साथ लोकल टैलेंट, आर्ट और इमोशन से जुड़ते हैं। फिजी के कैरेक्टर आर्क से ये मैसेज मिलता है कि खून से ज़्यादा कर्म इम्पोर्टेंट है। रॉयल होना एक लेबल नहीं, एक जिम्मेदारी है और वो कोई भी उठा सकता है। सोफिया और फिजी का रिलेशनशिप रॉयल स्टेटस से शुरू हुआ था, पर एंड होता है वो एक ऑनेस्ट फ्लैलोड ह्यूमन कनेक्शन बन गया जहां उन्होंने अपने सच को साथ खड़े रहे। ओवरऑल फिजी का आइडेंटिटी क्राइसिस और सेल्फ डिस्कवरी का सफ़र बताता है कि असली राजकुमार वही होता है जो लोगों का दर्द समझे और ना कि जो सिर्फ ताज पहने। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो प्रिंस अविराज, फिजी सिंह, ईशान खट्टर। एक मॉडर्न डे इंडियन प्रिंस जो रॉयल लेगेसी और पर्सनल आइडेंटिटी के बीच फंसा हुआ है। चार्मिंग, फन लविंग, थोड़ा केयरलेस लगने वाला, लेकिन अंदर से सेंसिटिव और थॉटफुल। पहले अपनी रॉयल इमेज को बचाना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका फोकस अपनी असली पहचान और पर्पसफुल लाइफ बन जाता है। हीरोइन सोफिया कनमनी शेखर, भूमि पेडनेकर एक सेल्फ मेड सीईओ जो पैलेस को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती हैं, लेकिन फिजिक्स से मिलके इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती हैं। एम्बिशियस, बोल्ड, प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट लेकिन इमोशनली गार्डेड। अपनी मेहनत से सक्सेस और रिस्पेक्ट कमाना बिना किसी लेगेसी या सपोर्ट के। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एक रॉयल्टी का वेट उठाता है, दूसरा वनरेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। ये स्टोरी का कोर इमोशनल स्ट्रेंथ बन जाता है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट महारानी पद्मजा सिंह, फिजी की मदर और रॉयल फैमिली की ट्रेडिशनलिस्ट हेड जो पैलेस और प्योर ब्लड लाइन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। स्ट्रिक्ट, कंट्रोलिंग, इमोशनली रिप्रेस्ड और लेगेसी ऑब्सेस्ड। रॉयल नाम और ट्रेडिशन के बीच किसी भी हालत में बचाए रखना, चाहे उसके लिए सच छुपाना क्यों ना पड़े। ओवरऑल फिजी का अडॉप्शन का राज उसी ने छुपाया होता है। सोफिया का आउटसाइडर समझ के अपोज करती हैं, जिससे मेन कपल के बीच कॉन्फ्लिक्ट आता है। उसकी रिगिडिटी और प्राइड स्टोरी में इमोशनल ब्लॉक क्रिएट करती हैं जो क्लाइमेक्स तक सॉल्व होता है। स्टोरी पर इफेक्ट, पद्मजा एंटागोनिस्ट होने के बावजूद विलन नहीं बल्कि एक फॉलोड गार्डियन है जिसका फियर ऑफ लूजिंग ट्रेडिशन उसकी इंसानी इमोशन से दूर कर देता है। उसकी वजह से ही फिजी अपनी पहचान ढूंढने निकलता है। स्टोरी को इमोशनल डेप्थ क्रिएट होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राजमाता भाग्यश्री देवी, जीनत अमन, फिजी की ग्रैंड मदर, रॉयल प्राइड और विट की सिंबल। दूसरा, कुंवर अनिरुद्ध सिंह, कुणाल कपूर, फिजी का कज़न, सुवेब, कल्टिवेटिव और थ्रोन का हिडन क्लेमेंट। तीसरा, रानी मेहर, अदिति राव हैदरी, अनिरुद्ध की वाइफ, रॉयल एलिगेंट और इमोशनली अवेयर। चौथा, पिया तारुक रैना, फिजी का बेस्ट फ्रेंड, कॉमिक रिलीफ और रियलिटी के एक। पांचवा, सोफिया बिजनेस पार्टनर, तान्या श्रिया पिकलोनकर, सोफिया की प्रैक्टिकल और ब्रांड पार्टनर।
ओवरऑल इन सब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के थ्रू कहानी में इमोशनल पॉलिटिक्स, ट्रेडिशंस और ह्यूमर का परफेक्ट बैलेंस बनाया गया है। ये कैरेक्टर्स मेन लीड के ट्रांसफॉर्मेशन को पुश करते हैं और स्टोरी को डेप्थ और रिचनेस देते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मूवी ने मॉडरेट स्टार्ट हुआ, जहां फिल्म ने स्ट्रॉन्ग विजुअल्स और स्टार कास्ट की वजह से इनिशियल क्यूरियोसिटी जनरेट की। फिल्म पहले हफ्ते में कलेक्शन स्टेडी रही, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ और मिक्स्ड रिव्यूज़ के चलते थोड़ा स्लो डाउन देखा गया। फिल्म ने कमर्शियल सक्सेस तो नहीं बनाई, लेकिन OTT राइट्स और डिजिटल रिलीज के थ्रू अच्छी कमाई की। क्रिटिक्स ने कहानी और पेसिंग को लेकर कुछ रिजर्वेशंस एक्सप्रेस किए, लेकिन यूथ और रॉयल ड्रामा लवर्स में फिल्म पॉपुलर रही। ओवरऑल ये फिल्म देखने लायक है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों की रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं। लोगों ने रॉयल सेटिंग, ग्रैंड विजुअल्स और ईशान खट्टर, भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री को पसंद किया। लाइट हार्टेड मूवमेंट्स और रिलेटेबल फैमिली ड्रामा ने कई व्यूअर्स को इंगेज किया। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि मूवी मॉडर्न रियल रॉयल्टी की एक फ्रेश टेक है। कुछ लोगों ने स्टोरी को प्रेडिक्टेबल और ग्लिस्ट बताया। क्लाइमैक्स और ट्विस्ट को थोड़ा रस्ड और इमोशनल डेप्थ में कमज़ोर पाया गया। कुछ ऑडियंस को लगा कि फिल्म ज़्यादा सुपरफिशियल रॉयल ग्लैमर पर डिपेंडेंट है। ओवरऑल द रॉयल्स एक विजुअली अपीलिंग, एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा है जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल रॉयल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करता है। ऑडियंस ने इसे लाइट वॉच के रूप में एंजॉय किया, पर क्रिटिक्स थोड़ा ज़्यादा डेप्थ और ओरिजिनलिटी एक्सपेक्ट करते थे। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। मुझे द रॉयल्स मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ये एक रॉयल फैमिली ड्रामा है जिसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का अच्छा ब्लेंड है। यूनिकनेस यूजुअली रॉयल ड्रामास या तो पूरा ट्रेडिशनल होते हैं या सिर्फ ग्लैमर दिखाते हैं, लेकिन इस फिल्म में रॉयल लाइफस्टाइल के पीछे के स्ट्रगल्स और आइडेंटिटी क्राइसिस को भी हाईलाइट किया गया है। हीरो और हीरोइन दोनों के कॉम्प्लेक्स मोटिवेशंस अच्छे से एक्सप्लोर किए गए हैं, खासकर फिजी का जर्नी फ्रॉम प्रिविलेज्ड प्रिंस टू सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल। रॉयल फैमिली के अंदर जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, सीक्रेट और लेगेसी का प्रेशर होता है वो रियलिस्टिकली दिखाया गया है। फिल्म में लाइट मूवमेंट्स के साथ इमोशनल डेप्थ भी है जो स्टोरी को बैलेंस्ड और इंगेजिंग बनाता है। ओवरऑल मुझे लगा कि ये मूवी एक एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा के साथ एक थॉटफुल मैसेज भी देती है कि असली रॉयल्टी सिर्फ खून से नहीं, वैल्यूज से, इंटीग्रिटी से बनती है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या पीरियड्स वर्क से करते हैं। द रॉयल्स वर्सेस किंगडम ऑफ हेवन 2005 में आई हुई, दोनों में रॉयल लेगेसी और एंटिटी क्राइसिस थीम्स कॉमन है, पर द रॉयल्स ज़्यादा पर्सनल और रिलेटेबल है। द रॉयल्स वर्सेस द क्राउन नेटफ्लिक्स सीरीज। द क्राउन डीपली पॉलिटिकल और बायोग्राफिकल है, जबकि द रॉयल्स फिक्शनल रॉयल फैमिली के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और मॉडर्न चैलेंजेस दिखाता है। ओवरऑल द रॉयल्स एक फ्रेश ब्लेंड है रॉयल ग्लैमर और मॉडर्न इमोशनल स्टोरी टेलिंग का, जो ज़्यादा कमर्शियल और रिलेटेबल ऑडियंस को टारगेट करता है, जबकि कुछ क्लासिक रॉयल ड्रामा ज़्यादा सीरियस और हिस्टोरिकल फोकस रखते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। फिल्म के बहुत सीन्स असली रॉयल हवेली में शूट किए गए, जहां क्रू को लोकल ट्रेडिशंस का ध्यान रखना पड़ा, जैसे कि साइलेंस मेंटेन करना और हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स को केयरफुल हैंडल करना। ईशान और भूमि की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग शूटिंग के दौरान काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई, जिससे उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और नेचुरल लगती थी। कुछ आउटडोर प्लेसेस सीन्स में अनएक्सपेक्टेड बारिश आ गई, जिसने शूट को डिले किया, पर क्रू ने क्रिएटिवली उसे रेनी सीन्स को भी फिल्म में इंक्लूड किया। भूमि को अपने रॉयल लुक के लिए हैवी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहनने पड़े, जो काफ़ी चैलेंजिंग था, स्पेशली लॉन्ग शूटिंग आवर्स के दौरान। ओवरऑल ये छोटे मोमेंट्स शूटिंग को मेमोरेबल बनाते हैं और फिल्म की ऑथेंटिसिटी को और इन्हेंस करते हैं। चलिए बात करते हैं कि मूवी का स्पेशल टच क्या था जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मूवी का स्पेशल टच था रॉयल ग्लैमर के पीछे की रियल इमोशंस और आइडेंटिटी स्ट्रगल्स को दिखाना, लीड कैरेक्टर्स का नेचुरल केमिस्ट्री को जो फोर्स नहीं लगती, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच का बैलेंस जिसमें फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ लाइट हार्टेड मोमेंट्स भी हैं, पैलेस सेटिंग का ऑथेंटिक फील जो विजुअल एक्सपीरियंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओवरऑल ये सब मिलकर द रॉयल्स को टिपिकल रॉयल ड्रामा से अलग और फ्रेश बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। द रॉयल्स का सेंट्रल मैसेज है असली रॉयल्टी खून से नहीं, वैल्यूज, इंटीग्रिटी और अपनी पहचान से बनती है।
इमोशनल कनेक्ट, फैमिली सीक्रेट्स, आइडेंटिटी स्ट्रगल्स और पर्सनल ग्रोथ के जरिए ऑडियंस इमोशनली जुड़ती है। कैरेक्टर्स के रिलेटेबल डिलेमास जैसे एक्सेप्टेंस, लव और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए गए हैं। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी का थॉटफुल डिबेट फिल्म में है। रॉयल लेगेसी के मीनिंग को क्वेश्चन करने पर फिल्म सोचने पर मजबूर करती है। ओवरऑल इस तरह फिल्म ने ऑडियंस को दिल और दिमाग दोनों से कनेक्ट किया। द रॉयल्स एक नेटफ्लिक्स की इंडियन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है जो 9 मई 2025 को रिलीज़ हुई थी। इस सीरीज़ का निर्देशन प्रियंका घोषे और नूरपुर आस्था ने किया है और इसे रंगीता नेंदी और इशिता प्रीतिशा नेंदी ने क्रिएट किया है। लीड एक्टर्स में ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर शामिल है। चलिए मूवी की जेनर की बात करते हैं। ये एक कॉमेडी ड्रामा जेनर रोम कॉम की वेब सीरीज़ है। इसमें रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जो एक डिसफंक्शनल रॉयल फैमिली और एक एम्बिशियस स्टार्टअप सीईओ के बीच की कहानी को एक्सप्लोर करती है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है। ये एक मॉडर्न डे इंडियन रॉयल फैमिली की कहानी है जो फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण अपने महल को होटल में बदल देती है। यहाँ एक ट्रेडिशनल राजकुमार और एक सेल्फ मेड सीईओ के बीच रोमांस होता है। शो में रॉयल लेगेसी, मॉडर्न रिलेशनशिप्स और सोशल स्टेयर्स का फ्रेश ब्लेंड है जो इसे अलग और इंगेजिंग बनाता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर में दिखाए गए रॉयल एस्थेटिक्स, ग्लैमरस विजुअल्स और ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर की केमिस्ट्री ने कई व्यूअर्स को प्रभावित किया। कुछ लोगों ने इसे ब्रिजरटोन मीट्स बॉलीवुड का टैग दिया जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न एलिमेंट्स का फ्यूजन दिखाता है। कुछ नेटिजन्स ने ट्रेलर को नादानिया 2.0 जैसे फ्लॉप शो से कंपेयर किया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ब्रिजरटोन से तुलना करने पर विरोध व्यक्त किया। ओवरऑल ट्रेलर ने इनिशियल क्यूरियोसिटी और बज़ तो क्रिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे ओवरहाइप्ड और अंडरवेलमिंग भी बताया। इसके बावजूद शो ने रिलीज़ के बाद हाई व्यूअरशिप नंबर्स अचीव किए जो कि ट्रेलर का प्रभाव का प्रमाण है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक काल्पनिक राज्य मोरपुर के रॉयल पैलेस से होती है जहां एक वंस ग्लोरियस रॉयल फैमिली अब फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही होती है। उनका शशि महल अब एक बर्डन बन चुका है और उनकी ज़िंदगी का रॉयल स्टेटस सिर्फ नाम का रह गया है। ओपनिंग सीन में हमें देखने को मिलता है कि विजुअल स्टनिंग महल लेकिन जिसमें कहानी कहीं कहीं टूट का उदासी और मजबूरी छुपी होती है। राजमाता भाग्यश्री देवी, जीनत अमन और महारानी पद्मावती सिंह, साक्षी तन्वर जैसे कैरेक्टर्स की एंट्री के साथ ही पता चलता है कि ये रॉयल फैमिली अंदर से कितनी डिसफंक्शनल और डिवाइडेड है। फिर होती है प्रिंस अविराज फिजी सिंह, ईशान खट्टर की एनर्जेटिक और मॉडर्न एंट्री जो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस और अपनी खुद की आइडेंटिटी के बीच जूझ रहा है। कहानी का शुरुआत मेन टोन लाइट हार्टेड और स्टैटिकल होता है, लेकिन बैकग्राउंड में इमोशनल डेप्थ और क्लास कॉन्ट्रास्ट का एक लेयर छुपा होता है। ऑडियंस को शुरू से ही ये महसूस होता है कि ये कोई ऑर्डिनरी रोम कॉम नहीं बल्कि एक कंटेम्प्रेरी स्टायर है जो रॉयल लेगेसी और मॉडर्न वैल्यूज़ के बीच का टग ऑफ वॉर दिखाता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले तो ये लगता है कि फैमिली सिर्फ बजट कट कर रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि महल को गिरवी रख दिया गया है और उनके पास सिर्फ महीने भर का पैसा बचा है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को झटका देता है और रॉयल ग्लैमर के नीचे एक डेस्परेट स्ट्रगल्स फॉर सर्वाइवल छुपा होता है। दूसरा, सोफिया भूमि पेडनेकर एक सेल्फ मेड सीईओ और पावरफुल वुमन के रूप में आती हैं, लेकिन एक पॉइंट पर पता चलता है कि उसका इनिशियल इंटरेस्ट पैलेस और प्रिंस फिजी में नहीं बल्कि बिजनेस टेकओवर में था। तीसरा, स्टोरी में एक शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब फिजी को पता चलता है कि वो राजकुमार नहीं बल्कि एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। इस ट्विस्ट से उसकी आइडेंटिटी, लेगेसी और पैलेस इन द रॉयल फैमिली सब कुछ सीख हो जाता है। चौथा, जब सक्सेशन की बात होती है तो ट्विस्ट ये होता है कि रॉयल ब्लड लाइन का असली वारिस कोई और है जिसे रॉयल फैमिली ने ईयर्स से छुपाया हुआ था। पांचवा, फिजी और सोफिया का रोमांस के बीच एक और कैरेक्टर का एंट्री होता है जो सोफिया के पास से जुड़ी होती है। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं।
चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। पैलेस में एक मैसिव कॉम्पिटिशन होता है प्रिंस फिजी, ईशान खट्टर, सोफिया भूमि पेडिकर, राजमाता जीनत अमन और महारानी पद्मजा साक्षी तन्वर के बीच। फिजी को फाइनली पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है और उसका पूरा लाइफ एक इल्यूजन रहा है। उसका रॉयल आइडेंटिटी टूट जाता है और वो इमोशनली कोलैप्स करता है। सोफिया भी कॉन्फेस करती है कि उसने इनिशियली पैलेस का बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन अब वो फिजी से जेन्युइनली प्यार करती है। कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक अगर 24 घंटे में डिवेट रिपे नहीं होता तो पैलेस बैंक के नाम हो जाएगा। फैमिली के सभी लोग एक बार तो गिव अप कर देते हैं और महल के हर हार खोने में उदासी और गिल्ट छा जाती है। लेकिन फिजी एक बोल्ड डिसीजन लेता है अपनी पहचान बनाने का बिना रॉयल टाइटल के। फिजी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है जहां वो एक्सेप्ट करता है कि वो रॉयल ब्लड से नहीं, पर वो अनाउंस करता है कि रॉयल होना सिर्फ खून से नहीं नीयत का सवाल है और वो पैलेस को पब्लिक हेरिटेज स्पेस में कन्वर्ट करेगा। ये मोमेंट ऑडियंस के इमोशनली कैथरिक होता है और एक आदमी अपनी लेगेसी खुद लिखता है बिना प्रिविलेज के। सोफिया एक फाइनल ट्विस्ट के साथ वापस आती है, लेकिन अब किसी इन्वेस्टर या सीईओ के रूप में नहीं, एक पार्टनर के रूप में। पैलेस अब एक कल्चर और हॉस्पिटैलिटी हब बन चुका है जहां लोग रॉयल हिस्ट्री के साथ लोकल टैलेंट, आर्ट और इमोशन से जुड़ते हैं। फिजी के कैरेक्टर आर्क से ये मैसेज मिलता है कि खून से ज़्यादा कर्म इम्पॉर्टेंट है। रॉयल होना एक लेबल नहीं, एक जिम्मेदारी है और वो कोई भी उठा सकता है। सोफिया और फिजी का रिलेशनशिप रॉयल स्टेटस से शुरू हुआ था पर एंड होता है वो एक ऑनेस्ट फ्लैलोड ह्यूमन कनेक्शन बन गया जहां उन्होंने अपने सच को साथ खड़े रहे। ओवरऑल फिजी का आइडेंटिटी क्राइसिस और सेल्फ डिस्कवरी का सफ़र बताता है कि असली राजकुमार वही होता है जो लोगों का दर्द समझे और ना कि जो सिर्फ ताज पहने। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो प्रिंस अविराज, फिजी सिंह, ईशान खट्टर। एक मॉडर्न डे इंडियन प्रिंस जो रॉयल लेगेसी और पर्सनल आइडेंटिटी के बीच फंसा हुआ है। चार्मिंग, फन लविंग, थोड़ा केयरलेस लगने वाला लेकिन अंदर से सेंसिटिव और थॉटफुल। पहले अपनी रॉयल इमेज को बचाना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसका फोकस अपनी असली पहचान और पर्पसफुल लाइफ बन जाता है। हीरोइन सोफिया कनमनी शेखर, भूमि पेडनेकर, एक सेल्फ मेड सीईओ जो पैलेस को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती हैं लेकिन फिजिक्स से मिलके इमोशनली इन्वेस्ट हो जाती हैं। एम्बिशियस, बोल्ड, प्रैक्टिकल, इंटेलिजेंट लेकिन इमोशनली गार्डेड। अपनी मेहनत से सक्सेस और रिस्पेक्ट कमाना बिना किसी लेगेसी या सपोर्ट के। ओवरऑल दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एक रॉयल्टी का वेट उठाता है, दूसरा वनरेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। यह स्टोरी का कोर इमोशनल स्ट्रेंथ बन जाता है। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट महारानी पद्मजा सिंह, फिजी की मदर और रॉयल फैमिली की ट्रेडिशनलिस्ट हेड जो पैलेस और प्योर ब्लड लाइन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। स्ट्रिक्ट, कंट्रोलिंग, इमोशनली रिप्रेस्ड और लेगेसी ऑब्सेस्ड। रॉयल नाम और ट्रेडिशन के बीच किसी भी हालत में बचाए रखना, चाहे उसके लिए सच छुपाना क्यों ना पड़े। ओवरऑल फिजी का अडॉप्शन का राज उसी ने छुपाया होता है। सोफिया का आउटसाइडर समझ के अपोज करती हैं जिससे मेन कपल के बीच कॉन्फ्लिक्ट आता है। उसकी रिगिडिटी और प्राइड स्टोरी में इमोशनल ब्लॉक क्रिएट करती हैं जो क्लाइमेक्स तक सॉल्व होता है। स्टोरी पर इफेक्ट, पद्मजा एंटागोनिस्ट होने के बावजूद विलन नहीं बल्कि एक फॉलोड गार्डियन है जिसका फियर ऑफ लूजिंग ट्रेडिशन उसकी इंसानी इमोशन से दूर कर देता है। उसकी वजह से ही फिजी अपनी पहचान ढूंढने निकलता है। स्टोरी को इमोशनल डेप्थ क्रिएट होता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राजमाता भाग्यश्री देवी, जीनत अमन, फिजी की ग्रैंड मदर, रॉयल प्राइड और विट की सिंबल। दूसरा, कुंवर अनिरुद्ध सिंह, कुणाल कपूर, फिजी का कज़न, सुवेब, कल्टिवेटिव और थ्रोन का हिडन क्लेमेंट। तीसरा, रानी मेहर, अदिति राव हैदरी, अनिरुद्ध की वाइफ, रॉयल, एलिगेंट और इमोशनली अवेयर। चौथा, पिया तारुक रैना, फिजी का बेस्ट फ्रेंड, कॉमिक रिलीफ और रियलिटी जैक। पांचवा, सोफिया बिजनेस पार्टनर, तान्या श्रिया पिकलोनकर, सोफिया की प्रैक्टिकल और ब्लंट पार्टनर।